रेफर करना हो तो वो रेफर कर सकते हैं। हाँ, इन द सीरीज ऑफ आवर इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये अपना लास्ट चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर दो बातें अपने को बताएगा और दो चीजों के बारे में समझाएगा। सबसे पहले ये हमें बताएगा डेफिसिट डिमांड क्या होता है और दूसरा एक्सेस डिमांड क्या होता है। ठीक है, दो बातें, पहला डेफिसिट डिमांड, दूसरा एक्सेस डिमांड, और इन दोनों से रिलेटेड रीजंस इसके कि डेफिसिट डिमांड का क्या रीजंस होता है, एक्सेस डिमांड का क्या रीजंस होता है, और इसका इफेक्ट हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, की इकोनॉमी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहली बात। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी पे, दूसरी बात, एंड हाउ वी विल हैंडल दिस सिचुएशन। ठीक है, मतलब इकोनॉमी में क्या चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, इकोनॉमी में क्या फैक्टरल चेंजेस होगा जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या चेंजेस अभी करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम लोग इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। व्हाट आर द चेंजेस दैट शुड बी ब्रिंग अप इन द इकोनॉमी इन ऑर्डर टू कॉप द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। ठीक है, इसको डेफिसिट डिमांड कहीं कहीं लिखा गया है, कहीं कहीं डेफिशिएंट डिमांड भी लिखा गया। ठीक है, तो आप जो भी बोले कोई दिक्कत नहीं है। डेफिशिएंट डिमांड की भी मतलब वही का भी मतलब वही होता है और एक्सेस डिमांड और डेफिसिट इन डिमांड का भी मतलब यही होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, आइए तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या करना है, इसमें हम लोगों को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें अगर अपनी बात, तो हम लोग बात स्टार्ट करते हैं एक्सेस डिमांड से। ठीक है, एक्सेस डिमांड, इसके रीजंस, इसके सिचुएशंस और इसके फाइनेंशियल मेजर्स क्या क्या होंगे जो इकोनॉमी अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करेगी, तो आपका जाकर के ये सारी चीजें ठीक होंगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड। वी विल स्टार्ट विथ 1 सेकेंड। एक्सेस डिमांड से हम लोगों को स्टार्ट करना है। चल, एक्सेस डिमांड, बोलता है एक्सेस डिमांड क्या सिचुएशन है, तो एक ऐसा सिचुएशन जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे जो डिमांड है इकोनॉमी में, वो डिमांड हमारा जो आपका करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल पे जो डिमांड होना चाहिए उससे ज्यादा डिमांड जब इकोनॉमी में हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे जितना एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए हमारे इकोनॉमी के अंदर, उससे ज्यादा अगर एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में है, देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को अगर हम लोग डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करें एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को, तो ये एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कुछ इस तरीके से डायग्रामेटिकली बनाया जा सकता है। हमने बोला कि एएस और एडी का जो इंटरसेक्शन होता है, जहां पे एडी और एएस का इंटरसेक्शन होता है, ये वाला पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। दिस इज एडी एएस, दिस इज एडी, ये वाला पॉइंट मेरा है एडी इज इक्वल्स टू एएस,
जहां पे हमारा प्लांट एक्सपेंडिचर और प्लांट आउटपुट दोनों बराबर है। प्लांट एक्सपेंडिचर मतलब एग्रीगेट डिमांड और प्लांट आउटपुट मतलब एग्रीगेट सप्लाई। इट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट शो करते हैं, एम्प्लॉयमेंट शो करते हैं और इनकम शो करते हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग एडी एंड एएस शो करते हैं। बोलता है ये अभी हमने इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम सिचुएशन बनाया है। वी हैव अराइव्ड एट द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इकोनॉमी का। ठीक है भाई, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमने क्या देखा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमने देखा कि दिस इज द लेवल। अगर हम इसको मार्क करें ई, इसको मार्क करें एम, तो ओ एम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट जो है ये मेरा क्या है? ये इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। बिकॉज हमें पता है कि जब हमारा जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल होता है, वो लेवल हमारे एम्प्लॉयमेंट का मैक्सिमम स्टेज होता है। उससे ज्यादा इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं की जा सकती है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे, क्योंकि शॉर्ट रन में हम एम्प्लॉयमेंट के को इंक्रीज करा के ही आउटपुट को इंक्रीज करा सकते हैं। और जब हमने ये अज्यूम किया कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंगली अब हम एग्रीगेट डिमांड अगर चेंज होती है, इंक्रीज होती है, तो उस इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड के करस्पॉन्डिंग हम एग्रीगेट सप्लाई या यू कैन से आउटपुट को इंक्रीज नहीं करा सकते। बिकॉज हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का पोजीशनिंग नहीं है, हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हो सकते हैं। पहली बात क्योंकि शॉर्ट रन है, और दूसरी बात क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे काम कर रहे हैं। वी कांट जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हो चुके हैं। तो ऐसे लेवल पे अगर हमारा एक्सपेंडिचर राइज करता है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर राइज करता है और एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होता है, एडी शिफ्ट होता है अगर एडी डैश पे, ठीक है, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा। और ये जो पैरेलल शिफ्ट हुआ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज, ये सिचुएशन हमारा एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है। ये सिचुएशन हमारा एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है। अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। तो अगर एडी शिफ्ट करके एडी डैश पे गया है, इसका मतलब सी प्लस आई प्लस, या तो हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया होगा, या नहीं तो हमारा क्या इंक्रीज कर सकता है? सी प्लस डेल्टा सी प्लस आई, या तो हमारा कंजम्पशन इंक्रीज किया होगा टू सेक्टर मॉडल में। अगर हम इसको थ्री सेक्टर मॉडल मानते हैं तो सी प्लस आई प्लस जी एडी के अंदर, तो अगर ये एडी शिफ्ट किया है और एडी डैश तक गया है, इसका मतलब या तो सी कंपोनेंट में चेंज है, या आई कंपोनेंट में चेंज होगा, या जी कंपोनेंट में चेंज होगा। किसी भी कंपोनेंट में चेंज की वजह से ही ये क्या हुआ है? ये चेंज हुआ है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में ये बातें हमें समझ में आ रही हैं कि भाई हमारे पास में क्या सिचुएशन है। हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज किया है भाई, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज किया है, और ये एग्रीगेट डिमांड हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है, उससे ऊपर शिफ्ट किया। ठीक है, शिफ्ट किया तो हमने बोला इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड आया। इकोनॉमी में ये जो पैरेलल शिफ्ट है, ये जो पैरेलल शिफ्ट है, दिस विल इंक्रीज द डिमांड। क्यों? बिकॉज अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, एग्रीगेट डिमांड अगर इंक्रीज करेगा तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, और एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज करेगा तो एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से मेरा एडी कर्व शिफ्ट करेगा अपवर्ड्स। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे कि हम लोगों को इसके आगे और क्या चीजें देखनी है। तो आइए
तो जैसे ही एडी कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, हमारे पास में एक गैप बना, और इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इकोनॉमिक्स की भाषा में इस गैप को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज, कहीं से भी आप पॉइंट ले लें, ये पॉइंट यहां पे ऐसे आया, ठीक है, ये पैरेलल होता है, इसलिए ये डिस्टेंस आपका हर जगह क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये जो आपका एडी में शिफ्ट हुआ है, दिस इज द इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप। क्यों इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है, ये जानना जरूरी है। इन्फ्लेशनरी गैप इसको क्यों कहा जाता है? देखिए, बोलता है whenever there is a shift, whenever there is a shift from the full employment level of AD towards a new AD dash due to increase in either consumption expenditure or investment expenditure or government expenditure, any of the component as per the model, ठीक है, we are shifting the position from AD to AD dash, means that there is an increase in the increase in the demand for the commodity in the economy. Now, according to the increased level of demand, the aggregate supply or the producers are not able to shift their production because they are at the full employment equilibrium level, means that there is no any more employment available in the economy, or no any idle human capacity available in the economy to be deployed in order to increase the output. It is at the maximum level, and since the output is at the maximum level, we can't correspond to the increased demand. हम इंक्रीज डिमांड को करस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, एंड सिंस दैट द डिमांड इज मोर एंड द सप्लाई इज लेस, हमारे पास डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऐसे पॉइंट पे हमारे पास में जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज करता है, एंड दैट्स व्हाई दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप। इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। बोलता है एक्सेस डिमांड क्या है, इट रेफर्स टू, excess demand refers to the situation when aggregate demand is more than the aggregate supply corresponds to the full employment level। तो भाई full employment level पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब आपका एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर जाएगा। इन्फ्लेशनरी प्रेशर जैसे ही इकोनॉमी में जाएगा, ये क्यों आएगा, सबसे पहले तो ये जाने, बिकॉज एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से क्या हो गया है, बढ़ गया है, और आपकी इकोनॉमी इसके करस्पॉन्ड में, आपकी इकोनॉमी इसके करस्पॉन्ड में आउटपुट इंक्रीज नहीं कर पा रही है। तो भाई इसका क्या इफेक्ट होगा, ऐसे सिचुएशन में एक्सेस डिमांड का सबसे पहले इफेक्ट देखें क्या होगा। तो भाई आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, भाई आउटपुट पे तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं सकता, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, आउटपुट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। इसी वजह से तो हम इन्फ्लेशनरी गैप के सिचुएशन में आ रहे हैं, और हमारा इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। कहने का मतलब है कि हम अपने करस्पॉन्डिंग डिमांड के हिसाब से सप्लाई को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। सप्लाई को क्यों नहीं एडजस्ट कर पा रहे सर, सप्लाई को इसलिए नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं कि ऑलरेडी वी आर ऑपरेटिंग एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहे थे। आइए आगे बात करते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, आउटपुट पे जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, तीन कंपोनेंट पे इफेक्ट देखना है, इनकम पे, आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, तीनों कंपोनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि इनकम, हमारे पास में इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट पे हम देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हैं।
लेकिन एक चीज पे फर्क पड़ेगा और वो है प्राइस लेवल। ठीक है, इकोनॉमी में महंगाई का स्तर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द जनरल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन विल राइज इन द इकोनॉमी। सर ऐसा क्यों होगा? बेटा ऐसा इस वजह से होगा बिकॉज एक कंसेप्ट है जो कि हम कल पढ़ाएंगे, वो एक स्पेशल कंसेप्ट है। अभी एक नॉर्मल जनरलाइज्ड कंसेप्ट में बात करते हैं। ऐसा क्यों होगा सर कि इन्फ्लेशन का जो है वो प्रेशर पड़ेगा? ऐसा इसलिए होगा बेटा बिकॉज जब हमारा एक्चुअल डिमांड हमारे इक्विलिब्रियम डिमांड से ज्यादा हो जाएगा तो मार्केट में खींचातानी होगी। मार्केट में खींचातानी किस चीज के लिए होगी? मार्केट में खींचातानी होगी सप्लाई इंक्रीज कराने के लिए, जो कि इंक्रीज हो नहीं पाएगा बिकॉज एम्प्लॉयमेंट लेवल फुल है। प्रोड्यूसर्स चाहेंगे इंक्रीज्ड एक्सेस डिमांड के हिसाब से सप्लाई को बढ़ाएं, लेकिन उनके पास में फैक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे और इस फैक्टर्स की खींचातानी में फैक्टर प्राइसेस बढ़ेंगे और फैक्टर प्राइसेस जब बढ़ेंगे, फैक्टर प्राइसेस में भी खास करके वेजेस, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास में कम है, ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, तो वेजेस बढ़ेगा और वेजेस बढ़ेगा ना तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर्स को प्राइस लेवल भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। That's why whenever there is a situation of excess demand holds in the economy, इकोनॉमी में अगर एक्सेस डिमांड होता है तो वो इन्फ्लेशनरी गैप को जन्म देता है, दैट इंक्रीजेस द इन्फ्लेशन। ठीक है, और जितना ज्यादा ये पैरेलल डिस्टेंस होगा, मतलब एक्चुअल लेवल ऑफ एडी से आपका ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए एडी रिक्वायर्ड है, उससे जितना ज्यादा आपका एडी शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, जितना ज्यादा आपका एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल में जितना ज्यादा होगा, जितना एक्सेस डिमांड होगा, उतना इन्फ्लेशनरी गैप इकोनॉमी में क्या होगा, बढ़ेगा। और ये इन्फ्लेशनरी गैप जितना डिफरेंस दोनों एग्रीगेट डिमांड के अंदर होगा, ठीक है, एक जो जितना ज्यादा एग्रीगेट डिमांड के बीच में डिफरेंस होगा, उतना आपका इन्फ्लेशन या जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका कि एक्सेस डिमांड क्या होता है और ये इससे इकोनॉमी में इनकम पे, आउटपुट पे और प्राइस लेवल पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है what is the reason of excess demand? इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होता क्यों है, हो क्यों जाता है? ऐसा क्यों नहीं होता है कि भाई इक्विलिब्रियम लेवल के लिए जितना एग्रीगेट डिमांड चाहिए उतना ही एग्रीगेट डिमांड हो, उससे ज्यादा एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में क्यों आ जाता है? ठीक है, तो आइए इसके पीछे जो रीजंस हैं वो रीजंस हम देखते हैं। तो रीजंस क्या होंगे? जो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट होता है, एडी का कंपोनेंट होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स। तो इन्हीं चारों कंपोनेंट में कुछ इंक्रीज हुआ होगा जिसकी वजह से मेरा एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो गया है एडी से एडी डैश। ठीक है, कंजम्पशन में कुछ इंक्रीज हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट्स में कुछ इंक्रीज हुआ होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कुछ इंक्रीज हुआ होगा, या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ होगा, जिसके वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है। तो एक एक कंपोनेंट पे रीजंस चेक करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कंजम्पशन में क्या हो सकता है। तो बोलता है राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब भाई लोग पहले जितना इनकम का खर्चा करते थे, इनकम का जितना हिस्सा खर्च करते थे, हो सकता है अब उसमें प्रोपेंसिटी में इंक्रीज हो गया हो। पहले मान लिया 80% कंजम्पशन रेशियो था, अब 90% कंजम्पशन रेशियो हो जाए। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी में कंजम्पशन का प्रोपेंसिटी बढ़ेगा तो उससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, पहली बात।
दूसरा रीजन ये हो सकता है कि लोगों का सेविंग्स, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स क्या है, कम हो गया हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैंने बोल दिया अगर कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हुआ है, तो ऑब्वियसली उसी सिक्के का दूसरा पहलू है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो इसको दो अलग फैक्टर्स अगर ना भी बोलें तो सिंगल फैक्टर में भी इसको हम रख सकते हैं। ये सिंगल पहला रीजन हो सकता है एमपीएस का बढ़ जाना या एमपीएस का घट जाना या एमपीसी का बढ़ जाना। ठीक है, दैट कैन बी द फर्स्ट रीजन जिसके वजह से मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है। क्यों बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड? बिकॉज एमपीसी के बढ़ने या एमपीएस के घटने से बेटा आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है। दूसरा, सरकार ने कुछ टैक्सेस कम कर दिया हो। मे बी पॉसिबल कि सरकार ने इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट ने कम कर दिया हो इंडिविजुअल इनकम पे। इनकम पे अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देगी तो आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने के लिए पैसा बढ़ जाएगा। और जैसे ही खर्च करने के लिए पैसा बढ़ेगा, आपका क्या इंक्रीज हो जाएगा? तो आपका इनकम लेवल इंक्रीज होगा, तो आप कंजम्पशन भी क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन बढ़ाने का ये दो पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अगला, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे बढ़ गए होंगे, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बिजनेस फर्म्स को लगता है कि अभी अभी बिजनेस का माहौल बढ़िया है, हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है तो उससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? राइज इन एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा तो उससे भी हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भाई एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से यहां पे क्या होने लगेगा? हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उसके वजह से हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे एक्सपोर्ट मटेरियल्स बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए, तो उससे भी हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा? बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ने लगेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बोलता है फॉल इन इंपोर्ट्स। ठीक है, फॉल इन इंपोर्ट्स, अगर लोग बाहर से जो सामान मंगाते थे उसमें कमी आने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन कहां का बढ़ने लगेगा? हमारे अपनी इकोनॉमी का बढ़ने लगेगा। तो इससे भी एग्रीगेट डिमांड हमारी इकोनॉमी में क्या हो सकता है? राइज कर सकता है। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जिसके वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड का लेवल शिफ्ट कर सकता है, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल के करस्पॉन्डिंग जितना एग्रीगेट डिमांड चाहिए उससे ज्यादा एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है इकोनॉमी के अंदर। whenever an economy will operate at an excess demand situation, then the thing which happen will be surely the inflationary gap, because the aggregate supply corresponding to the increased aggregate demand will not be matched in the economy, and since the pressure created on the economy will leads to rise in the price level, जिसकी वजह से हमारा प्राइस लेवल क्या होने लगेगा? बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, यहां तक होने पे इकोनॉमी पे इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? इकोनॉमी पे इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा कि भाई आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें फंड्स चाहिए, पैसे चाहिए, और हम यहाँ क्या नहीं कर पा रहे हैं? हम यहाँ अपना आउटपुट लेवल नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बिकॉज हमारा एम्प्लॉयमेंट फुल लेवल पे कंस्ट्रेन हो गया है, आके रुक गया है। तो भाई ऐसे सिचुएशन से रीएडजस्ट करने के लिए और वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे आने के लिए इकोनॉमी को रीएडजस्ट मारना पड़ेगा, और रीएडजस्टमेंट में क्या क्या मॉनेटरी एंड फिस्कल चेंजेस होगा, दिस इज नाउ द पार्ट ऑफ स्टडी। ये हमारा स्टडी का अगला मुद्दा होगा कि भाई एक्सेस डिमांड को किस तरीके से अपने इकोनॉमी में कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी द लास्ट स्कोप ऑफ स्टडी जो हम लोग एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को
कर्व करने के लिए, हटाने के लिए अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक्सेस डिमांड का पॉइंट आपको समझ में आया होगा, इसके रीजंस और इसके इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी इसमें मेरे को एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को किस तरीके से कर्व करेंगे ये बताना बाकी है। मतलब ये जो इन्फ्लेशनरी गैप का सिचुएशन आ गया है, इस इन्फ्लेशनरी गैप को दुरुस्त करने का, ठीक करने का क्या मेजर्स है, दिस वी हैव टू रीड। ये अपना लास्ट सेगमेंट होगा जब हम लोग पढ़ लेंगे एक्सेस डिमांड, फिर हम लोग पढ़ लेंगे डेफिसिट डिमांड, फिर दोनों के फीचर्स रीजंस जब पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे कि हाउ वी विल रीएडजस्ट द इकोनॉमी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी गैप। एंड अगला वाला जो सेगमेंट है डिफ्लेशनरी गैप, मतलब जब हमारा डेफिसिट डिमांड होगा तो डेफिसिट डिमांड की वजह से जो हमारा सिचुएशन क्रिएटेड होगा उस सिचुएशन को किस तरीके से हम लोग ठीक करेंगे। तो ये दोनों बातें अपने को पढ़नी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी मैंने आपको ये समझाया कि एक्सेस डिमांड क्या होता है, एक्सेस डिमांड के रीजंस क्या होते हैं, और एक्सेस डिमांड से इकोनॉमी पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू इनकम एंड जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, एक बार मैं ब्रीफ अप कर दूं भाई, जब हमारे पास करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल जितना एग्रीगेट डिमांड चाहिए होता है इकोनॉमी को, उससे ज्यादा एग्रीगेट डिमांड हो जाता है जिसको हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर करस्पॉन्ड करके आउटपुट उतना इंक्रीज नहीं करा पाता है, बिकॉज इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे काम कर रही है और एम्प्लॉयमेंट जेनरेट करके आउटपुट जेनरेट करना इम्पॉसिबल है बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारा डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई अपन के पास कम होती है तो जो सिचुएशन क्रिएट होता है इसी को एक्सेस डिमांड कहते हैं। एक्सेस डिमांड की वजह से इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल हाई होता है और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में हाई क्यों होता है, इसके पीछे बात है कि भाई जब हमारे पास चाहते हैं प्रोड्यूसर्स कि वो अपना एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड के लेवल तक बढ़ाएं, लेकिन उनको ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं मिलता है क्योंकि फुल इक्विलिब्रियम लेवल है, तो लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो वेज प्राइसेस का मतलब होता है कि जितने में व्यक्ति काम करेगा आपके यहाँ, व्यक्ति आपके यहाँ वर्क करेगा, वेज प्राइसेस इंक्रीज कर जाता है इकोनॉमी के अंदर। और जब इकोनॉमी के अंदर वेज प्राइस इंक्रीज करता है तो एम्प्लॉयमेंट में लोगों को लेके आना महंगा होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का दाम बढ़ता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, और क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो प्रोड्यूसर्स दाम बढ़ाते हैं, और प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट का दाम बढ़ाते हैं तो जनरल प्राइस लेवल हाई हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स अ इन्फ्लेशनरी गैप। रीजन क्या क्या है भाई ये इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड क्रिएट होने का? तो भाई एक्सेस डिमांड क्रिएट होने का सिंगल रीजन है राइज इन एक्सपेंडिचर, and rise in expenditure can be at the point of C or at the point of I, at the point of G or net exports, कहीं पे भी राइज हो सकता है। बोलता है भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे राइज हो सकती है? तो इसका दो कारण है। इकोनॉमी में या तो लोगों का जो कंजम्पशन के प्रति झुकाव का रेशियो है वो बढ़ जाए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाए पहली बात, या लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा तो भी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और अगर सरकारें टैक्स कम कर देंगी तो लोगों के हाथ में इनकम कमाई बढ़ जाएगी, तो इससे भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा पहली बात। जैसे ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। या प्रोड्यूसर्स को लगता है कि इट्स अ फेवरेबल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी, ठीक है, अभी यहां इकोनॉमी में प्रोड्यूस करना अच्छा है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो फिर से मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, बिकॉज प्रोड्यूसर्स जब एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो वो भी बहुत सारी चीजों का डिमांड करेंगे अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा, उनको XYZ चीजें चाहिए होंगी ताकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाए।
ठीक है, और इस चक्कर में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। अगर सरकार ने अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने की वजह से भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। और अगर एक्सपोर्ट का क्वांटिटी बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट के बढ़ने से भी हमारे यहाँ अपने इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। और अगर इंपोर्ट कम हो जाए, ठीक है, हम जो चीजें बाहर से मंगाते थे वो मंगाना हम कम कर दें और अपने ही इकोनॉमी में उस चीज को हम क्या करने लगे, खोजने लगे कि हमें ये चीजें अपनी ही इकोनॉमी में मिल जाएं, तो उस केस में भी हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट के घटने से अपने इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ेगा और इससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से एग्रीगेट डिमांड हमारा इकोनॉमी में राइज करेगा और ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल से टप जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद इन्फ्लेशनरी गैप को बढ़ावा मिलेगा। और हम लोगों को एक पॉइंट और पढ़ना है जो मैं कल की क्लास में आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा उस पॉइंट को, ठीक है, उसका मैं बस नाम आपको आज बता देता हूं और उस पॉइंट को डिस्कस जब मैं करूंगा वो मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि वो एक्चुअली पॉइंट क्या है। वो पॉइंट है वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल का मतलब होता है कि एक गोल 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 घूमने वाली चीज को स्पाइरल बोलते हैं, जो एक साइकिल में घूमती रहती है। बोलता है वेज प्राइस स्पाइरल। एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में एक सिचुएशन बनता है वेज प्राइस स्पाइरल। इसको मैं कल डिस्कस करूंगा, आराम से बताऊंगा आपको क्या होता है, ठीक है। तो इन सब वजहों से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और इवन हाइपर इन्फ्लेशन भी आ सकता है, जो कि मैं वेज प्राइस स्पाइरल जो स्पाइरल है ना उसके साथ में कल डिस्कस करूंगा कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक सिचुएशन हाइपर इन्फ्लेशन भी आ सकता है, ठीक है, और ये इन्फ्लेशनरी गैप एक्सेस डिमांड का यू कैन से रिपरकशन है, या यू कैन से द एंड प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। और अब जो हम लोग इस पे बात करना है कि क्या और इस पे बात करनी है, तो बात इस पे ये करनी है कि अगर इन्फ्लेशनरी गैप आ गया है तो कैसे इकोनॉमी अपने आप को रीएडजस्ट करेगी, कौन सी रस्सी खींचेगी, कौन से तार को खींचा जाएगा, किधर से क्या होगा कि इकोनॉमी फिर अपने आप को फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे लाके बैलेंस कर पाए, ठीक है। तो ये इतनी बातें हमें एक्सेस डिमांड के अंदर करनी थी। डायग्राम एक्सेस डिमांड का क्या होगा, तो यही डायग्राम होगा जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। हेलो, इन्वेस्टमेंट ये फर्म्स के पॉइंट से लिया गया है। आउटपुट तो अभी हमको जनरेट ही नहीं करना है, आउटपुट तो अपने को जनरेट ही नहीं करना है। ये तो बेटा हम लोगों का जो हम जो बात कर रहे हैं कि एडी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट करने से आउटपुट का कोई रिलेशन है क्या? अभी तक तो हम आपको कहीं भी बेटा इन्वेस्टमेंट से आउटपुट का कोई रिलेशन नहीं बताए हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि भाई आपके फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के अंदर किया है, ठीक है, वो कहीं भी आउटपुट से रिलेटेड नहीं। तो उससे आउटपुट आपका बढ़ ही जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ये एंटीसिपेटेड इन्वेस्टमेंट कभी भी आउटपुट को इंक्रीज कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करता है।
आइए हम लोग बात कर रहे थे, इनका कहना था कि सर इन्वेस्टमेंट आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। बेटा हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज आपका जो ले रहे हैं, इसमें आउटपुट का पॉइंट ऑफ व्यू मत रखिए। अगर आप आउटपुट का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सिर्फ आउटपुट के लालच से ही नहीं की जाती है। ठीक है, देयर में भी इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया है, तो आपको लगता है कि इंड्यूस्ड इनकम मेरे को ज्यादा मिलेगी। ठीक है, हो सकता है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपको इकोनॉमी में लग रहा होगा कि ज्यादा मिलेगा, तो इस वजह से आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द आउटपुट ओनली। ठीक है, अगर आप इसको सिर्फ आउटपुट से सोचेंगे तो फिर तो आप स्टक कर जाएंगे, बिकॉज आप सोचेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है सामने वाला गधा है, जब उसको पता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। आप बात को समझे, तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ आउटपुट बढ़ाने के लिए कर की जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी की जाती है, कि मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड जो गवर्नमेंट हम लोगों को रेट दे रही है इन्वेस्टमेंट पे वो बढ़ेगा, बैंक रेट बढ़ेगा, तो इस वजह से भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो यहां तक ये पॉइंट है, एक्सेस डिमांड क्यों आएगा, और एक्सेस डिमांड अगर हो जाएगा तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा, और उसके पीछे रीजंस का पॉइंट हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगर आप यहां तक कंफर्टेबल हैं तो अब हम आपसे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है आपका किस चीज से, रिलेटेड है मेजर्स। ठीक है, वो क्या चीजें होंगी जिससे हम इस सिचुएशन को ठीक कर पाए, इन्फ्लेशनरी गैप के सिचुएशन को ठीक कर पाए, या एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को ठीक कर पाए। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। हम तो बाबू आपको एक हम तो आपको एक फैक्टर्स बता रहे हैं ना, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। हम तो इस पॉइंट पे कहीं भी कोई चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है, हम तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोले कि आपका जो क्वेश्चन है आप ये कह रहे हैं कि वो क्यों बढ़ाएगा, हम तो कह रहे हैं कि बाबू नहीं भी बढ़ा सकता है, लेकिन वन रीजन कैन बी दैट कि अगर एमपीसी बढ़ सकता है, बढ़ जाए तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ठीक है, हम इसका कोई रीजन आपको नहीं दे सकते ना बेटा कि अगर इनकम कांस्टेंट है तो वो अपना एमपीसी क्यों बढ़ाएगा या क्यों घटाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कोई जस्टिफाइबल बात नहीं है। हम आपको ना वो यू कैन से इसके लिए क्या वर्ड बोले, एक मिनट बोल रहे हैं, हम तो आपको पॉसिबल सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं। ठीक है, कि दीज मे बी द पॉसिबल सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अब ये आप जब बोल रहे हैं कि सर इनकम लेवल कांस्टेंट होने पे हम क्यों कहेंगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गया है। ठीक है, तो हो सकता है आपका कोई नेसेसरी एक्सपेंडिचर बढ़ गया हो। ठीक है, आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ाना पड़े, हो सकता है मार्केट में इंटरेस्ट रेट इतना कम हो गया हो कि सेविंग्स आपको लक्रेटिव ही नहीं दिख रही है। लक्रेटिव का मतलब कि वो आपको अपनी तरफ खींच ही नहीं रही है, लग रहा है कि यार सेविंग्स करके क्या ही फायदा है जब हमको इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है, तो आप एमपीसी बढ़ा सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द डिस्कशन कि एमपीसी क्यों बढ़े, क्योंकि हमारा रीजन ये डिस्कस करना नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एमपीसी क्यों बढ़ाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, हमें ये समझना यहाँ पे जरूरी है कि कैसे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है, इंक्रीज इन एमपीसी कैन बी वन ऑफ द रीजन। मैंने ये बोला कि वो उसमें से एक रीजन हो सकता है। ठीक है, अब ये रीजन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ वेरी मच अपर लेवल डिस्कशन, और ये तो इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन के टाइम अपने को देखना पड़ेगा कि वो एमपीसी इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। ये तो इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कशन का बात आ गया बाबू यहाँ पे, कि उस इकोनॉमी में क्या एमपीसी का ये रीजन होगा कि वो डेवलप करेगा कि नहीं करेगा, उसमें इकोनॉमिक सिचुएशंस, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है, उस इकोनॉमी का अभी करंट पोजीशन, उसका मार्केट में पोजीशन, उसका ग्लोबलाइज्ड पोजीशन, उसका फॉरेन कंट्रीज के साथ में रिलेशंस, यहाँ तो बहुत सारे इन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स है जो किसी चीज को होने या ना होने पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रेट जैकेट तो ये बात नहीं बता सकते ना आपको, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में किसी एक पार्टिकुलर चीज पे तो हम बात कर नहीं सकते। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अजम्पशंस।
ठीक है, कि अजम्पशंस पे अपने को बात करनी पड़ सकती है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप तो ऐसे हम तो फिर आपको ये भी बोल सकते हैं बेटा कि उस पार्टिकुलर लेवल पे गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ाएगी। ठीक है, अगर आप एमपीसी की बात कर रहे हैं तो हम तो ये भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट रेट टैक्स रेट क्यों घटाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हम डिस्कशन पे ना लेके आए तो समझना इस टॉपिक को ज्यादा इजी होगा, बिकॉज आपको सिर्फ ये समझना है कि क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, और अगर एक्सेस डिमांड हो जाएगा तो कैसे पॉसिबल क्या क्या इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी एंड फिजिकल चेंजेस होंगे जिससे कि वो एक्सेस डिमांड ठीक हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। ठीक है, जो अपने को क्लास 12th में जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन करना है। ठीक है, ये बात हुई, बताइए। हाँ बोलिए। हाँ, ये सारी चीजें बेटा, ये सारी चीजें अज्यूम नहीं है। आप ये सारे इफ्स एंड बट्स काहे लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आप अगर इतने इफ्स एंड बट्स लेकर के आएंगे बेटा तो हम इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आप ओवर टाइम पे वर्क करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। ठीक है, आप हो सकता है लेबर आवर इंक्रीज कर लीजिए, आप हो सकता है एम्प्लॉय ट्रांजिशन करा लीजिए, आप हो सकता है बाहर से ब्रेन ड्रेन करा लीजिए। बहुत सारी बातें हैं, हो सकने को बहुत कुछ है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, अगर हो सकने की बात करेंगे ना बेटा तो 1 घंटा हम सिर्फ सिर्फ हो सकने पे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, आप इकोनॉमिक ट्रांजिशन करा लो, ठीक है, आप ब्रेन ड्रेन करा लो, आप दूसरे इकोनॉमी से वर्किंग पावर शिफ्ट करा लो। ठीक है, आप इकोनॉमिक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करा लो, आप आर्टिफिशियल वर्क साइकिल डेवलप करा लो। फिर तो बहुत सारे अजम्पशंस हैं जिसके ऊपर आप वो बात कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपका ह्यूमन उससे आपका वर्क पावर, एम्प्लॉयमेंट पावर बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग उस आर्टिफिशियल सिचुएशंस पे या यू कैन से जो एजम्पशंस लेके हम बात कर रहे हैं उस पे अगर हम बात करेंगे ना तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं समझा पाएंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक डिसबैलेंस या इकोनॉमिक बैलेंस को समझाना है आपको क्लास 12th में। ठीक है, ये सारी चीजें जो आप बात कर रहे हैं ना बेटा, ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज का पार्ट है। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। ये आपके जो डिजाइनिंग ऑथोरिटी होती हैं, जो इकोनॉमिक डिजाइनिंग ऑथोरिटी होती हैं, जो प्लानिंग कमीशन होता है, ठीक है, वो इन सब चीजों को कंट्री लेवल पे देखता है। ठीक है, तो इसमें हम जनरल, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं ना तो हम जनरल इकोनॉमिक सिचुएशंस की बात करते हैं। ठीक है, हम उसमें स्पेसिफिक इकोनॉमिक सिचुएशंस को इंक्लूड करके और फिर उसके ऊपर अगर चर्चा करने लगेंगे बेटा तो हम जनरल कंसेप्ट को आपके माइंड से में डिप्लॉय नहीं करा पाएंगे। हम तो इस पे बहुत बातें कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट लेवल जनरेट कराना, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लो, आप मैकेनाइज सिस्टम डेवलप कर लो। ठीक है, आप एक्स्ट्रा वर्क आवर डिप्लॉय कर लो, बहुत सारी चीजें, यू कैन डू दैट थिंग। ठीक है, लेकिन तब फिर ये सारी बहस का मुद्दा जो है ना वो मुड़ जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको वो चीजें नहीं समझा पाऊंगा जो चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, फिर तो हम ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स में घुस गए। ठीक है, आप मेरे को बोलो कि तो आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स की क्लास ले लो, फिर मैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स की क्लास ले लूंगा आपकी। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है बेटा। ठीक है, तो आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जो आपको पढ़ना है मैं वहीं तक आपको रखना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये वाला चैप्टर इसका बहुत वास्ट, बहुत ज्यादा वास्ट है। अभी आप अगर बात करो तो मैं आपसे फिर ये बात करूं कि मैं बोलूं कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया जिससे एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो गया, फिर आप मुझे वहां पे रोक सकते हो। आप बोलोगे सर जब गवर्नमेंट को पता ही है कि ऑलरेडी एक्सेस डिमांड का सिचुएशन हो रहा है तो गवर्नमेंट क्यों अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अपना गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करके क्यों ऐसे सिचुएशन में आएगी जिसको इन्फ्लेशनरी गैप कह रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को फिर उसको रीएडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। मैं ही बहुत सारा क्वेश्चन बना सकता हूँ अभी। ठीक है, तो ना इसको एक पार्टिकुलर वे में पहले समझने दो, अप्लाइड में मत आओ बाबू। अप्लाइड में आ जाओगे ना तो फिर मेरे को भी समझाने में दिक्कत हो जाएगी, बाकी लोगों को भी समझने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं तो समझा दूंगा लेकिन बेवजह ये चीजें खींचेंगी और खिंच जाएंगी। ठीक है, चैप्टर ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा खींच चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें समझाई हैं जो क्लास 12 के लेवल पे आपको नहीं समझनी है। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर को पहले किसी दूसरे टीचर से पढ़ा होगा, ठीक है, या स्कूल में आपको पढ़ाई हुई होगी तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया है।
ठीक है, इतनी बातें नहीं हुई हैं स्कूल के डिस्कशन में या कहीं और, अगर कहीं से आपने इस चीज को देखा होगा तो ठीक है, आप इसको ना नॉर्मल जनरलाइज कंसेप्ट पे स्टडी करो, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, कि अप्लाइड में मत लेके जाओ, अप्लाइड में बेटा लेके जाओगे ना तो हर चीजों का, उसके हर चीज के 4 हाथ निकलेंगे, 4 ब्रांचेस निकलेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हम ये आपका क्वेरी के लिए हम आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्वेरी आप मेरे को करें, मैं इसको सेटल भी कर दूंगा, सेटल मैं आपको समझा भी दूंगा। मैं अभी जैसे मैंने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर वाला वो पॉइंट बोला, तो मैं यहाँ पे आपको समझा भी देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आप जनरेट करते तो इसका आंसर क्या होता। इसका आंसर ये होता बेटा कि गवर्नमेंट को वेलफेयर के लिए जितना एक्सपेंडिचर करना है, गवर्नमेंट मजबूर है कि उतना एक्सपेंडिचर करेगी। गवर्नमेंट अगर उतना एक्सपेंडिचर नहीं करेगी तो गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट नहीं कहलाएगी। ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर करते हुए अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं, गवर्नमेंट को पहले एक्सपेंडिचर करके अपना एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना पड़ेगा, फिर इकोनॉमी में जो एडजस्टमेंट करना है वो करना मजबूरी है, वो एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तो आप अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे आके मुझे पूछेंगे कि सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा रही है, डेल्टा जी क्यों हो रहा है, रोक दे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को और ले आए इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बैलेंस पे, ठीक है, मैं बोलूंगा बेटा नहीं, उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो जब तक वेलफेयर स्टेट है, जब तक वो अपना वेलफेयर के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं, जितना एक्सपेंडिचर जरूरी है वो नहीं करेगी, वो इकोनॉमिक सिर्फ इकोनॉमी बैलेंस करने के लिए अपने एक्सपेंडिचर को नहीं रोक सकती है। उसके पास बहुत सारे मॉनेटरी एंड फिस्कल मेजर्स हैं जो वापस से वो डिसबैलेंस्ड इकोनॉमी को बैलेंस में ले आएगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल उसको अगर एक्सपेंडिचर करना है तो उसको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, बोलिए अभी भी और कोई दिक्कत है तो हम और समझाएं। ठीक है ना, तो वही है, अप्लाइड में मत जाइए बाबू, अप्लाइड में जाइएगा ना, आप बुक भी पढ़िएगा ना तो इतना ज्यादा कहीं कुछ डिस्कशन नहीं दिया हुआ बेटा। ठीक है, अप्लाइड में जाइएगा ना तो बेफालतू का टाइम खींचेगा, और क्योंकि ये चीजें बोर्ड में आपके आएंगी नहीं ना, बोर्ड में तो आपको जो चीजें आएंगी वो सिंपल सुपर एकदम सामने से सटीक चीजें आएंगी, इतनी सुपरफिशियल चीजें आएंगी ही नहीं ना, तो फिर काय के लिए अभी उतना ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट करे। ठीक है, तो अपन तो बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये जो इन्फ्लेशनरी गैप का सिचुएशन हो गया है ना, इस इन्फ्लेशनरी गैप के सिचुएशन को अपन कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भाई जो जो कंपोनेंट बढ़ा है, ठीक है, उस कंपोनेंट को कम कर देंगे तो अपना एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो रीजंस थे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने के, उन रीजंस को अगर किसी तरीके से रोक दिया जाए तो हमारा एग्रीगेट डिमांड का जो ये इंक्रीज का सिचुएशन था, एक्सेस डिमांड का, ये सिचुएशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला हाँ हो सकता है। तो पहला क्या, तो बोलता है भाई सरकार अगर अपनी स्पेंडिंग कम कर दे, ठीक है, गवर्नमेंट डिक्रीज इट्स एक्सपेंडिंग, तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, बोलता है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया है तो जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर हैं, जितने पॉसिबल एक्सटेंट तक गवर्नमेंट अगर कम कर सकती है तो गवर्नमेंट उसको कम करने की कोशिश करेगी, जिससे आपका इन्फ्लेशनरी गैप कम होगा। ठीक है, अब फिर आप बोलिएगा कि सर इट इज अ नेगेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स में जाएंगे, अब थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है, कि भाई अगर सर इसको अगर हम देखें वेलफेयर स्टेट के पॉइंट से देखें, या हम इस तरीके से कहें कि अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी के पॉइंट से देखें, तो सर ये तो एक नेगेटिव इकोनॉमिक ट्रेंड है। ठीक है, नेगेटिव इकोनॉमिक ट्रेंड समझते हैं, मतलब कि किसी चीज को ठीक करने के लिए वो चीज जो नहीं होनी चाहिए उसको कर रहा है कर रही है सरकार। बिकॉज हमने बोला कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग को मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंड तक जहां तक कम किया जा सके वो कर दिया जाए, तो हाँ कहीं कहीं पे हम लोगों को निगेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी भी अडॉप्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अगर लगता है कि उसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसको कर्व करना है, तो हम कभी कभी निगेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी भी अडॉप्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम हमेशा पॉजिटिव पॉलिसी पे ही चलते हैं। एक मिनट बेटा, किसी का कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ बोलो बाबू। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम, बोलो बेटा। सर कह रहे कल सुबह में सर आप लाइव कर सकते हैं, आने में सर दिक्कत हो जाएगा। लाइव तो हम बेटा तो उन लोग को बिठा के पढ़ाते हैं, लाइव कैसे कर दें। अच्छा ठीक है, चलो हम देखते हैं, कोशिश करेंगे। ठीक है सर। ठीक ठीक, हम कर देंगे, कौन सा टॉपिक? कर देंगे, हम लाइव कर देंगे। ठीक ठीक सर, कौन सा टॉपिक अभी बता रहे हैं? जनरल एंट्री स्टार्ट ही किए।
सर और पापा का मंथली नहीं अभी मिला नहीं, इसी का सर लेना कोई है, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ठीक है सर, ठीक ठीक, हम कल लाइव ठीक कर है, देंगे। thank you. ठीक, ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें बोला, पहला फैक्टर कि हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बोलता है क्या करना है, तो भाई बोलता है कि लोग लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लोग डिमांड ज्यादा तब करेंगे, आप बताइए लोग डिमांड ज्यादा कब करेंगे, इकोनॉमी में लोग डिमांड कब ज्यादा करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, नहीं तो हम तुरंत फिर बोलेंगे। इकोनॉमी में बेटा डिमांड ज्यादा कब होगी, लोगों के द्वारा इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा कब होगी, लोगों के द्वारा इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा कब होगी, जब लोगों के हाथ में पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होगा, तो या तो चीजें सस्ती हो या पैसा ज्यादा हो। ठीक है, तो चीजें सस्ती, क्योंकि हम प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल से पढ़ रहे हैं, तो अपने को यह देखना पड़ेगा कि भाई लोग डिमांड कब ज्यादा करेंगे, पीपल्स पर्सपेक्टिव से सोचिए, तो भाई उनके हाथ में जब पैसा ज्यादा होगा तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। मतलब इस सिचुएशन से निकलने का अपने को एक ही तरीका है कि किसी तरीके से इकोनॉमी में जो पैसा बह रहा है, फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, उसको रिड्यूस कर दिया जाए। अगर सरकार फ्लो ऑफ इनकम को रिड्यूस करने में सक्षम हो गई और अपने खर्चों को घटाने में सक्षम हो गई, भाई ये एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा इकोनॉमी में, कीपिंग अवे ऑल द इफ्स एंड बट्स, जो कि हम लोग अप्लाइड अभी कर रहे थे, कीपिंग अवे ऑल द इफ्स एंड बट्स। ठीक है, सारी चीजों को अगर सेटरस पैरिबस कर दिया जाए, बाकी चीजों पे दिमाग नहीं लगाया जाए, जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की जाए और जनरल इकोनॉमिक लेवल की बात की जाए, इकोनॉमी में पैसा का रोटेशन कम कर दीजिए। ठीक है, आपका ये एग्रीगेट डिमांड जो एक्सेस हुआ है, इससे आप इकोनॉमी को बचा लेंगे। ठीक है, तो जब भी बिल्कुल इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ध्यान से समझना कि भाई जब भी एक्सेस डिमांड होगा, पैसा का फ्लो इकोनॉमी में चाप दीजिए। ठीक है, और अगर आप पैसा का फ्लो सरकार इकोनॉमी में चापने में रेडी हो गई, ठीक है भाई, तो भैया आपका एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कम हो जाएगा, बिकॉज लोगों का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। अब सारे वो फैक्टर्स गिना दीजिए जिससे सरकार मनी सप्लाई को रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, मनी सप्लाई रिड्यूस होगा, लोगों के हाथ में इनकम घटेगा और भैया ये एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जो इंक्रीज्ड एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगा। और इसके फैक्टर्स, इसमें पहला बोलता है टैक्स बढ़ा दीजिए। ठीक है, इंक्रीज इन टैक्सेस, बढ़ा दीजिए टैक्स को, टैक्स बढ़ाइएगा, भाई साहब डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में कम हो जाएगी, पहली बात। ठीक है, बोलता है डिक्रीज इन मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट का आपके पास जितना सिचुएशन है, जो जो मॉनिटरी मेजर्स सरकार ले सकती है, सारे मेजर्स ले लीजिए। ठीक है, अगर आप इन सारे मेजर्स में सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपका इन्फ्लेशनरी गैप का सिचुएशन, ठीक है, वो हो जाएगा ठीक। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? यहां तक बात समझ में आई? तो अब हम लोगों को यह देखना है कि कैसे कैसे हम लोग मनी सप्लाई को रिड्यूस कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल मार्केट से मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के जितने मेजर्स हैं, वो सारे मेजर्स अगर हम अडॉप्ट कर ले तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, कैसे कैसे बनेगा? तो भाई देखिए, बैंकों को पैसा कम दिया जाए, बैंकों को लोन देने के लिए मना कर दिया जाए, बैंकों के पास पैसा कम हो ताकि मार्केट में पैसा कम जाए और उससे हमारा मनी सप्लाई कम हो जाए। तो हम लोग अब कुछ रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्ट किया जाए कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ा दीजिए, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दीजिए। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ा दीजिए, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दीजिए।
जैसे ही सीआरआर और एसएलआर बढ़ेगा, ठीक है, बैंकों को ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स का पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा या अपने पास सुरक्षित रखना पड़ेगा। लोन देने की बैंकों की कैपेसिटी कम हो जाएगी, मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाएगा, मार्केट में मनी का फ्लो कम होगा, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, इन डिमांड कम हो जाएगी, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, इंक्रीज इन सीआरआर एसएलआर आप कर दीजिए, बैंक रेट बढ़ा दीजिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकती है आरबीआई? तो पहला बोलता है आप कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं, इंक्रीज इन बैंक रेट। ठीक है, बोलता है बैंक रेट को बढ़ा दीजिए। बैंक रेट वो रेट है एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। ठीक है, बैंक रेट को बढ़ा दीजिए, आरबीआई से लोन लेना महंगा कर दीजिए बैंकों को। ठीक है, बैंक कम लोन बांटेंगे, इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा। पहला तो बैंक रेट की बात कर दी इन लोगों ने। उसके बाद बोलता है रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है? अगर किसी को रेपो रेट पता है तो बैंक रेट का मतलब जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा लेती है लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए तो उसको बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है अगर किसी को पता हो रेपो रेट? हाँ बोलिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। बोलता है बैंक रेट बढ़ा दीजिए, रेपो रेट बढ़ा दीजिए। बढ़ाइएगा, बैंकों को कर्ज महंगा मिलेगा, बैंक आगे कर्ज महंगा बांटेंगी, लोग कर्ज लेने से झिझकेंगे, हाथ में पैसा कम होगा, इकोनॉमी में पैसे का रिवॉल्व कम होगा, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन घटने लगेगा। फिर बोलता है रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दीजिए, रिवर्स रेपो रेट। तो सबसे पहले समझिए कि रिवर्स रेपो क्या होता है। रेपो का मतलब हुआ बैंक जो पैसा आरबीआई से लेती है, तो रिवर्स रेपो का मतलब क्या हुआ? रिवर्स रेपो का मतलब हुआ कि आरबीआई जब पैसा बैंकों से लेती है, ठीक है, बैंकों से जब आरबीआई पैसा अपने यूज के लिए लेती है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो। ठीक है, तो बोलता है रिवर्स रेपो को भी बढ़ा दीजिए। अब आप बोलिएगा सर रिवर्स रेपो को बढ़ाने से क्या होगा? मैंने बोला भाई रिवर्स रेपो को बढ़ा दोगे तो बैंक आरबीआई की तरफ खींचा चला आएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि अरे हम आदमी को पैसा बांटेंगे, नॉर्मल लोगों को पैसा बांटेंगे तो वहां से हमको इंटरेस्ट, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो कम आएगा, उससे अच्छा भाई हम आरबीआई को पैसा दे देते हैं। पैसा सुरक्षित का सुरक्षित भी है और आरबीआई हमें भी ज्यादा दे रही है, तो वैसे में बैंक पब्लिक को लोन ना दे करके आरबीआई को ही लोन दे देगा और ऐसे में फिर मनी सप्लाई हमारे इकोनॉमी से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। तो बैंक रेट बढ़ा दीजिए, रेपो रेट बढ़ा दीजिए, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट को भी क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। इसके बाद बात आती है सीआरआर की और एसएलआर की, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन दोनों को भी क्या कीजिए, घटा दीजिए कि बढ़ा दीजिए? बताइए, आप लोग बताइए। सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर वो रेट होता है जितना जितना पैसा कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के पास रखती हैं, और एसएलआर वो रेट होता है जितना परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंकों को अपने पास सुरक्षित रखना पड़ता है। बताइए दोनों को बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? बताइए भाई। बढ़ाना पड़ेगा जी, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ाने से ये होगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा अब बैंकों को मजबूरीवश या तो रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा या अपने पास सुरक्षित रखना पड़ेगा। उनके लोन देने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, मनी सप्लाई इकोनॉमी में घट जाएगा, और जब लोगों के हाथ में पैसा घट जाएगा, जब इकोनॉमी में मनी फ्लो घट जाएगा, तो हर तरह का एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा तो एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होगा, और आपका एक्सेस डिमांड का सिचुएशन धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। ठीक है, आइए पढ़ा बैंक रेट के बारे में, दूसरा पढ़ा हमने किस चीज के बारे में, तो दूसरा पढ़ा हमने रेपो के बारे में, तीसरा रिवर्स रेपो के बारे में, चौथा पढ़ा सीआरआर के बारे में, पांचवा पढ़ा एसएलआर के बारे में। अब अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ।
ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, OMO का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट इज सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या किया जाए जिससे कि पैसा खींचा जा सके? क्या सिक्योरिटीज मार्केट में बेची जाएं या सिक्योरिटीज मार्केट में खरीदने के लिए लोगों को क्या किया जाए? बैंकों को क्या ऑर्डर दिया जाए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लोगों से खरीदो? बताइए, इकोनॉमी में पैसे को कम करना है, सरकार क्या सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या सरकार मार्केट में लोगों को बेचेगी या लोगों से खरीदेगी? सेल आउट करेगी, मार्केट में सिक्योरिटीज को बेचेगी सरकार। सरकार बोलेगी लो तुम सिक्योरिटी खरीदो, हम सिक्योरिटी बेच रहे हैं, लो आओ बॉन्ड्स खरीदो, आओ ट्रेजरी बिल खरीदो, खरीदो ताकि पैसा तुम्हारे पॉकेट से कहां आए? हमारे पास आए। और जब पैसा सरकार के पास आएगा, गवर्नमेंट के पास आएगा, तो सरकार उन पैसों को क्या कर लेगी? अपने पास रखेगी, जिससे सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर, सप्लाई ऑफ मनी कम होगा तो उससे एक्सपेंडिचर कम होगा और एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स थे। क्या क्या पढ़ाए मैंने आपको? पहला, हर वो काम किया जाए जिससे मनी सप्लाई कम हो जाए या एक्सपेंडिचर कम हो जाए। तो पहला तो बोला कि सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम कर ले। दूसरा, हर वो तरीका सरकार निकाले जिससे कि इनकम और मनी सप्लाई लोगों का क्या हो जाए? कम हो जाए। तो भाई गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे। और क्या करे? तो मनी सप्लाई को कर्व करने के लिए, मनी सप्लाई को रोकने के लिए क्या किया जाए? तो भाई ऐसा किया जाए कि रेट्स को बढ़ा दिया जाए, बैंक रेट बढ़ा दिया जाए, रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, रिवर्स रेपो बढ़ा दिया जाए, CRR बढ़ा दिया जाए, SLR बढ़ा दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकों तक सीमित रहे। ठीक है, और नॉर्मल ओपन इकोनॉमी में वो पैसा ना आए, ताकि लोगों का परचेजिंग पावर ना बढ़े। उसके अलावा क्या किया जाए? OMO किया जाए, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकार की सिक्योरिटीज को बेचा जाए, लो भाई खरीदो खरीदो। ठीक है, ताकि लोग सिक्योरिटीज खरीदें और पैसा गवर्नमेंट के पास आए। ठीक है, जिससे लोगों के पॉकेट में पैसा कम हो, इकोनॉमी में पैसा कम हो, और जब पैसा कम होगा तो लोगों का डिमांड भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स, पहला बोलता है इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, बोलता है लोन पर मार्जिन ज्यादा कर दिया जाए। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो अगर मान लिया कि पहले होता था कि आपका 10% मार्जिन बैंक रख लेगी, उसको बढ़ा के 20% कर दिया जाए, ताकि लोगों के हाथ में पैसा क्या आए? कम आए। कहने का मतलब है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मार्जिन रिक्वायरमेंट को और आसान तरीके से समझा दूं कि अगर बैंक लोन देती है तो उसके अगेंस्ट में आपसे कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी रखती है, और कभी भी बैंक आप जितने पैसे की सिक्योरिटी रखते हैं उसके बराबर का लोन आपको नहीं देती है। उससे ज्यादा का देती है कि कम का देती है? बताइए, या आप लोग बताइए। कम का देती है। ठीक है, और जितना डिफरेंस होता है उसी को मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए का कोई सिक्योरिटी बैंक के पास रखा, और उसके बदले बैंक मुझे कभी भी 1 लाख का लोन नहीं देगी। बैंक मुझे 90 दे दे, 95 दे दे, 98 दे दे, लेकिन 1 लाख रुपया नहीं देगी। ठीक है, तो जो एक्सेसिबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी होता है उससे कम का लोन देती है, और इसी के डिफरेंस को मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, बोलता है मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दीजिए। अगर आप लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करेंगे, आपको 80,000 का ही लोन मिलेगा। लीजिए, जैसे ही आप मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे, लोगों के हाथ में पैसा जाना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये एक मेजर हो सकता है। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इशू कर दे कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, कि भाई मोरली उनको परसुएट करे, उनको समझाए, उनको बोले कि यार तुम कॉमर्शियल बोरोइंग्स कम करो,
ठीक है, तुम कॉमर्शियल लोन ट्रांजैक्शंस कम करो, लोन कम बांटो, बहुत जरूरी है तभी बांटो ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम किया जा सके। और तीसरा है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में सरकार चिन्हित कर देती है, सरकार मार्क कर देगी कि इन्हीं एरियाज में, इन्हीं सेगमेंट और सेक्टर्स में लोन दीजिए, बाकी सेगमेंट और बाकी सेक्टर्स के लोन को रोक दीजिए ताकि मनी सप्लाई को इकोनॉमी में रोका जा सके, कर्व किया जा सके। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस पूरे यूनिट का, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, बिकॉज 2 यूनिट टच कर देता है सीबीएसई। अगर इस यूनिट से क्वेश्चन पूछेगा तो सीबीएसई विल टच 2 यूनिट्स। पहला मनी सप्लाई वाला यूनिट बैंकिंग का भी टच होता है यहाँ, और दूसरा एग्रीगेट डिमांड का भी टच होता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट आर द मेजर्स दैट कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी टू रीएडजस्ट द एक्सेस डिमांड सिचुएशन इन एन इकोनॉमी। ठीक है, हमने बोला हर वो सिचुएशन जो एक्सपेंडिचर को कम कर दे, हर वो सिचुएशन जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दे। ठीक है, एंड वी हैव डिस्कस्ड द पॉइंट्स ऑल टुगेदर। भाई सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम कर ले, हर वो रास्ता, हर वो जरिया जिससे लोगों के हाथ में या इकोनॉमी के हाथ में इनकम कम हो जाए और मनी सप्लाई कम हो जाए, मींस इंक्रीज इन टैक्सेस, और यू कैन से डिक्रीज इन सेवरल रेट्स, बहुत सारे डिफरेंट जो आपके फाइनेंशियल रेट्स हैं उन पे फर्क पड़े। ठीक है, जिससे कि मनी सप्लाई और क्रेडिट लोन कम हो जाए मार्केट में। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? बैंक रेट बढ़ा दीजिए, बैंकों को लोन महंगा दीजिए, बैंक आगे भी लोन महंगा बांटेंगे। ठीक है, रेपो रेट, ठीक है, बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन महंगा दीजिए, वो लोन आगे महंगा बांटेंगे। रिवर्स रेपो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को बोले कि लाओ मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट ज्यादा दूंगी। ठीक है, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, लोगों को कम लोन बांटेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ज्यादा लोन देंगे। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, बोले रिजर्व बैंक की अपने डिपॉजिट का जो आप परसेंटेज मेरे पास रखते हैं उसका परसेंटेज बढ़ा दे। एसएलआर, बैंकों को जो लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है वो रेशियो बढ़ा दे। ठीक है, इन सब चीजों से क्या होगा? बैंकों के हाथ से लोन देने की कैपेबिलिटी घटेगी, मनी सप्लाई घटेगा, एग्रीगेट डिमांड घटेगा, जो एक्सपेंडिचर था, और इकोनॉमी एडजस्ट होगी। उसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में ठेले और मार्केट में उनको लोगों को कहे कि खरीदो, और सरकार उस सिक्योरिटीज को बेचे ताकि लोगों के पॉकेट से, इकोनॉमी के पॉकेट से पैसा निकल के सरकार के पास आ जाए। ओएमओ में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आप क्या करेंगे? सेल ऑफ सिक्योरिटीज। उसके बाद और क्या कर सकते हैं? तो कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दीजिए, बैंकों को मोरली परसुएट कीजिए, उनको समझाइए, उनको ऑर्डर्स दीजिए, डायरेक्टिव्स दीजिए, इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि भैया लोन कम बांटो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोन की रिकवरी करो। ठीक है, ताकि लोगों के पॉकेट में पैसा कम रहे। एंड लास्ट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, कुछ एक पार्टिकुलर सेगमेंट्स को छोड़ के बाकी सेगमेंट्स को लोन मत दो ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो। एंड दिस इज ऑल बाय अप्लाइंग दीज मेजर्स इकोनॉमी कैन रीएडजस्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड कैन कर्ब द inflationary gap being maintained by the excess demand situation in an economy। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार बुक से गो थ्रू करना पड़ेगा। कल मैं आपको वेज स्पाइरल समझाऊंगा, वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है, और वेज प्राइस स्पाइरल समझाने के बाद एक्सेस डिमांड का टॉपिक खत्म होगा। एंड सेम इसी तरीके से वी हैव टू गो एंड स्टडी द डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड पढ़ के कल इस चैप्टर को अपन क्लोज कर देंगे। ठीक है, कल ये यूनिट, अगर ऊपर वाले चाहे तो कल ये यूनिट, हाँ एकदम बिल्कुल, कल हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा के इस यूनिट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, आप चाहे एक्सेस डिमांड से रिलेटेड सारा पॉइंट पढ़ सकते हैं, या अगर अभी आज रुक जाएं, कल जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए तो इस पूरे यूनिट का ये लास्ट वाला चैप्टर आप पढ़ लें, आपको बिल्कुल एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप अप्लाइड लॉजिक्स ना लगाएं इस चैप्टर के अंदर, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अप्लाइड लॉजिक्स अगर लगाना होगा तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, क्लास खुलने दें, मुझे फेस टू फेस आने दें, उसके बाद आप जितना अप्लाइड लॉजिक लगाएंगे हम सबका जवाब आपको देंगे। ठीक है, क्योंकि तब मेरे पास टाइम भी होगा और बताने समझाने के लिए फेस टू फेस होंगे तो इम्पैक्ट भी ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए रेस्ट, हम लोग यहीं पे पॉइंट को रेस्ट कराते हैं, आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे।
ठीक है, हाँ बोलिए बेटा। उस इकोनॉमी का जीडीपी सबसे हाई है, सबसे मतलब इन कंपैरिजन टू, नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज इसके पीछे प्राइस फैक्टर वर्क करता है। हाँ बोलिए बोलिए, आप पहले बोलिए। आउटपुट जनरेट नहीं किस पर? हाँ आउटपुट जनरेट नहीं होगा, आप रियल टर्म्स में बोल सकते हैं, ठीक है, आप रियल टर्म्स में बोल सकते हैं, नॉमिनल टर्म्स में नहीं बोल सकते, ठीक है, बिकॉज प्राइस का इफेक्ट पड़ सकता है ना बेटा दो डिफरेंट टाइम पीरियड में। हाँ प्राइस का इफेक्ट पड़ सकता है बाबू। ठीक है चल, तो बाकी बातें हम लोग फिर कल करते हैं। कल कंपनीज की क्लास में भी कृपया करके सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि कल हम रिकंसिलेशन करेंगे कंपनीज का, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे कि कहां तक रिकंसिलेशन करने के बाद कैसे कैसे वो आगे बढ़ना है। ठीक है चलिए ओके, ये रिकॉर्ड हो गया है लेक्चर, मैं आज रात को भी या नहीं तो कल सुबह लेक्चर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। रिकॉर्ड कर रखी है मैंने, ये वाली क्लास और वो वाली क्लास दोनों क्लास मिला करके मैं आपको रिकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगा। कल वाली क्लास की मैंने रिकॉर्डिंग नहीं डाली, अभी तक नहीं डाल पाया, तो मैं दोनों ही रिकॉर्डिंग प्लस आज मॉर्निंग जो कंपनीज में मैंने 1% कंपनी पढ़ाया है, 1% कंपनी वाली चीजें वो तीनों चीजें अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपलोड कर दूं। ठीक है मैं लगा दूंगा अभी यूट्यूब पे अपलोड पे, जब तक अपलोड हो जाए। आइए हम लोगों को डिस्कस करना है बेटा वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है, वेज प्राइस स्पाइरल, दिस इज वेज प्राइस स्पाइरल, क्या होता है? ठीक है, तो कोई पूछे कि वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है, तो उसको बताएं सबसे पहले कि इट इज वन ऑफ द कंसीक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड। ठीक है, इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का ये एक कंसीक्वेंस है, कंसीक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। ठीक है क्या भाई ये वेज प्राइस स्पाइरल? इसमें एक फ्रेज यूज होता है जो कि यूज किया गया है, वेजेस कैच प्राइसेस, फ्रेज यूज किया गया है वेजेस कैच प्राइसेस कॉमा प्राइसेस कैच वेजेस। जो बच्चे वीके ओरी पढ़ेंगे, ठीक है, उनका ये डाउट हो सकता था, उनको ये डाउट आ सकता था कि सर आपने डिस्कशन में वेज प्राइस स्पाइरल नहीं समझाया। ठीक है, तो मैंने यहाँ से उठा लिया, जो बच्चे वीके ओरी देखेंगे या अगर उनके पास में डॉक्टर दीपाश्री होगी, दीपाश्री ऐसे तो है नहीं मेरे किसी भी बच्चे के पास में, दीपाश्री की अगर बुक होगी तो वहाँ, ठीक है, या अगर उनके पास में एक और पब्लिकेशन है जो केवी वगैरह में चलता है, ठीक है, उस पब्लिकेशन को देखेंगे तो उस पब्लिकेशन में आपको ये शब्द सुनने को मिलेगा वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है, क्या होता है और ये शब्द क्या है? वेजेस कैच प्राइसेस, प्राइसेस कैच वेजेस। ठीक है, मतलब वेजेस कीमतों को पकड़ता है और कीमतें वेजेस को पकड़ती हैं। है क्या ये बात, क्या है एक्चुअली? बोलता है कि भाई हम जब एक्सेस डिमांड की बात करते हैं, कल पूरी बात लगभग कंप्लीट हो गई थी एक्सेस डिमांड की, तो जब हम लोग एक्सेस डिमांड की बात करते हैं तो हमने बोला कि भाई जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे, अपना प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा हो जाता है, और जब अपन का प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड अपन लोगों का ज्यादा हो जाता है तो ये इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल होता है, तो प्लांट एग्रीगेट जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है उसके हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई अपने को एडजस्ट नहीं कर पाती है, बिकॉज हमारे पास में रिसोर्सेस कम होते हैं।
मतलब रिसोर्सेज इवन होते ही नहीं है। एंड मोर स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, इट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो हम लोग एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाते। लेकिन इससे क्या होता है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ता है, एग्जिस्टिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो देखो, क्योंकि क्या होता है बेटा कि अगर डिमांड बढ़ेगी ना, तो प्रोड्यूसर्स जरूर चाहेंगे कि हम उस करस्पॉन्डिंग डिमांड को इक्वेट कर पाए, उस डिमांड तक किसी तरीके से पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है, भले ही उनको रिसोर्सेज ना मिले, उनके पास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना हो, शॉर्ट रन में वो चेंज ना कर पाए अपने सर्कमस्टांसेस को, तो वो भले उस पोजीशन तक ना पहुंच पाए, लेकिन इस कोशिश में क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाता है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगा होता है, एम्प्लॉयमेंट स्कार्सिटी होती है, और लोगों को प्रोड्यूसर सेक्टर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ, कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयबल जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारे तरफ आए, और हम उससे अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या कर पाए, बढ़ा पाए। इस प्रोसेस में आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और स्पेसिफिकली वेज जो होता है वो वेज बढ़ जाता है। ठीक है, तो वेजेस कैच प्राइसेस, वेज बढ़ जाता है, और वेज के बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो उससे आपका क्या होता है, राइट, जनरल प्राइस लेवल बढ़ने लगता है। ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन रख करके अगर प्रोड्यूसर इकोनॉमी में काम करेगा तो उसको तो प्राइस मार्जिन बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर प्राइस नहीं बढ़ाएगा तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेगा इकोनॉमी के अंदर। कहां से लॉजिकल है, समझ आती है बात। ठीक है, तो इससे बेटा जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में क्या होता है, बढ़ता है। अब जनरल प्राइस लेवल अगर इकोनॉमी में बढ़ेगा, चीजें अगर महंगी होंगी, तो प्राइसेस कैच वेजेस। अब अगला फ्रेज आने लगेगा, कैसे, चीजें अगर इकोनॉमी में महंगी होंगी, तो चीजें जब महंगी होंगी तो उनको खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, उनको खरीदने के लिए सर अपने को पैसा चाहिए, और क्या चाहिए, हमने बोला हाँ, और पैसा चाहिए, तो आप पैसे के लिए फिर अपना डिमांड क्या करेंगे, पैसे के लिए अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए, तो जो लोग वर्क कर रहे हैं इकोनॉमी में उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ने पे वो क्या चाहेंगे कि उनको सैलरी क्या मिले, उनको सैलरी, या कहने का मतलब उनकी इनकम क्या हो, सैलरी तो मैं स्पेसिफिकली नहीं शब्द बोल सकता हूँ, उनकी इनकम बढ़े, ताकि वो अपने बढ़े हुए कॉस्ट ऑफ लिविंग को, जो कि जनरल प्राइस लेवल बढ़ने की वजह से बढ़ गए हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा ठीक कर सके। तो अब प्राइसेस जो है वो वेजेस को कैच करने लगी, क्योंकि प्राइसेस के बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी, और कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ने की वजह से अब एम्प्लॉयबल रिसोर्सेज जो मेरा है, जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर है, जो वर्कफोर्स है, वो चाहता है कि उसको वेजेस क्या मिले, ज्यादा मिले। तो ये स्पाइरल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये सिचुएशन इकोनॉमी में रिवॉल्व करने लगेगा, एंड दिस विल क्रिएट हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन ये क्या क्रिएट करेगा, हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अ सिचुएशन विच इज बियॉन्ड कंट्रोल। ठीक है, जो कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, ऐसे सिचुएशन को हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं hyperinflation, and it becomes a serious threat to economic stability। ठीक है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इससे टर्मोइल में हो जाएगा, बिकॉज हाइपर इन्फ्लेशन जब आएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग उसी हिसाब से इंक्रीज करेगी, वेजेस अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर एडजस्ट नहीं कर पाएगा, चीजें उसको महंगी मिलेंगी। ठीक है, वो चीजों को महंगी खरीदेगा तो चीजों को महंगा बेचेगा, चीजों को महंगा बेचेगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, और ये स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब क्या होगा कि एक बार जो ये चीजें घूमना चालू हुई, ठीक है, तो फिर ये बहुत दिक्कत से काम करेंगी, बहुत दिक्कत इसके अंदर आएगी। ठीक है, दैट्स वाई हाइपर इन्फ्लेशन के सिचुएशन में अगर कोई इकोनॉमी फंस गई तो बहुत दिक्कत आ जाती है उसको, जैसे जिम्बाब्वे, जैसे नाइजीरिया, जैसे सोमालिया। ठीक है, ये सारी इकोनॉमीज ऐसी हैं जो हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन में फंसी हुई है। ठीक है, एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए पॉकेट भर के पैसा ले जाना पड़ता है। ठीक है, एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए वहां की करेंसी डिनोमिनेशन में 200 रुपया पे करना पड़ता है।
ठीक है, इवन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में हाइपर इन्फ्लेशन तो नहीं है, लेकिन जनरल प्राइस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, वहां पे जनरल प्राइस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, ठीक, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। नॉर्मल चीजें जो इंडिया में, आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में चीनी कितने रुपए है? इंडिया में चीनी कितने रुपए है इंडियन करेंसी के हिसाब से? किसी को आइडिया? हाँ, 40 रुपए के करीब होगा, 40-42 के करीब होगा। पाकिस्तान में चीनी 83 रुपए किलो है, 83 रुपए किलो, ठीक है। इंडिया में कुकिंग ऑयल 100 रुपए केजी है, ठीक है, या रिफाइंड या मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो 100 से 120 के बीच में वो पर लीटर वैरी करता है, ठीक है। पाकिस्तान में ये 210 रुपए के, वहां के पाकिस्तानी रुपए के 210 रुपए पर लीटर के हिसाब से बिकता है, ठीक है। तो वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा है, वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, ठीक है, इस वजह से इन्फ्लेशन वहां पे क्या है, ठीक है। तो ये सिचुएशन, इसको हम लोग बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल, ठीक है। किस चीज का कंसीक्वेंस है? तो इट इज अ कंसीक्वेंस ऑफ एक्सेस डिमांड, ये एक्सेस डिमांड का कंसीक्वेंस, ठीक है। एक और कंसीक्वेंस है एक्सेस डिमांड का, जो कि आपके वीके ओरी में है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत दे जाएगा, तो उसको भी हम आपको समझा देते हैं। ये कंसीक्वेंस है लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। कंसीक्वेंस का मतलब क्या बेटा? कंसीक्वेंस का मतलब कि किसी चीज के होने से उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब आप हम इसको देखते हैं कि हाउ देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट। बोलते हैं सर एक्सेस डिमांड है, तो एक्सेस डिमांड में प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट का लॉस काहे होगा? ठीक है, एक्सेस डिमांड है तो ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए कि भाई जब डिमांड ही एक्सेस है तो जितना सप्लाई करेंगे सामान तो बिकेगा ही, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट इसका कंसीक्वेंस कैसे हो सकता है, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। अगर क्योंकि नॉर्मल बात होती तो हम नहीं चर्चा करते कि लॉस ऑफ प्रॉफिट इज अ नॉर्मल थिंग। बोलता है भाई एक्सेस डिमांड में भी लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है, कैसे? तो ये लॉस ऑफ प्रॉफिट जो होता है ना, दिस इज ओइंग टू द अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी, अनफुलफिल्ड डिमांड, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट है या नोशनल लॉस ऑफ प्रॉफिट है? तो मैं आपको बोलूंगा बेटा इट इज अ नोशनल लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसको ऐसे समझिएगा, मैं हिंदी में समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज होते, ठीक है, अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं होते, हमारे पास रिसोर्सेज होते, तो हम इस इंक्रीज प्लांट एक्सपेंडिचर मींस जो इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड हुआ है, जिसको कि हम लोग एक्सेस डिमांड से बात कर रहे हैं, ये प्रोड्यूसर का कहना है कि भाई अगर हमारे पास में ऐसा प्रॉफिट का सिचुएशन होता, अगर ऐसा सिचुएशन होता कि हमारे पास रिसोर्सेज होते तो हम अपना आउटपुट इंक्रीज कर लेते, ठीक है। और अगर इकोनॉमी में हमारे पास आउटपुट इंक्रीज करने की कैपेबिलिटी होती विद द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट और एनी अदर फैक्टर बाय व्हिच द आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड एंड मैच्ड टू द एक्सेस डिमांड, देन वो जो जितना डिमांड हम फुलफिल नहीं कर पाए, ठीक है, वो डिमांड भी अगर फुलफिल कर पाते तो उस डिमांड को फुलफिल करने में भी तो हमें प्रॉफिट जनरेट होता, ठीक है। तो वो प्रॉफिट हम चाह के भी नहीं क्या कर पा रहे हैं, अर्न कर पा रहे हैं, एंड दैट इज द नोशनल लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड दैट इज आल्सो द लॉस टू द जीडीपी। अब आप बोलेंगे सर तो ये तो प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है, ठीक है, तो अब इससे ज्यादा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इकोनॉमी तो फाइनल पोजीशन पे। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, सही बात है, लेकिन अगर हमारे पास, अभी तो मैं बार बार नोशनल की बात कर रहा हूँ, नोशनल, ठीक है, तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज होता तो हम उस प्रॉफिट को जेनरेट कर पाते, तो अगर ये नहीं हो पा रहा है, दिस इज अ नोशनल लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये भी एक कंसीक्वेंस है एक्सेस डिमांड का। ये 2 पॉइंट था, जो 2 पॉइंट अगर आप वीके ओरी रेफर करते तो आपको समझ में नहीं आता, इस वजह से मैंने ये पॉइंट आपको समझा दिया, ठीक है। आइए अब एक बार पूरा का पूरा सिनॉप्सिस ले ले। एक्सेस डिमांड हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल के लिए चाहिए, उससे ज्यादा प्लांट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में है, दिस इज एक्सेस डिमांड।
ये इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। ये एग्रीगेट डिमांड के किसी भी कंपोनेंट के बढ़ने की वजह से बढ़ सकता है। इसके रीजंस हमने कल डिस्कस किए थे। इसका इफेक्ट क्या होगा? आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल पे इफेक्ट होगा, जनरल प्राइस लेवल अपना बढ़ जाएगा और इसके वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग अपनी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस को कर्व करने के लिए, ठीक करने के लिए इकोनॉमिक एडजस्टमेंट क्या होगा? तो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट की कल हमने बात करी। हमने बोला कि कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स, कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे और कुछ अदर कंपोनेंट्स को संभालना पड़ेगा। हमने बोला कि जहां तक पॉसिबल एक्सटेंट हो, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर ले, टैक्सेस को बढ़ा दे। ठीक है, एंड each and every that measure which will reduce the availability of money in the economy, in the hands of the persons in economy। अगर ऐसा आप करते हैं तो ऐसा करने से आपका क्या होगा, मनी सप्लाई और क्रेडिट इकोनॉमी में कम होगा, और उसके सारे प्रोसीजर्स हमने कल पढ़े थे। वी विल इंक्रीज द बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वी विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू द ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर। फिर हमने क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर पढ़ा कि भाई गवर्नमेंट क्या करे, परसुएट करे, मोरल परसुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दे और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक को यूज करे, जिससे कि इकोनॉमी में पैसे की अवेलेबिलिटी को और लोन क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल किया जाए, ताकि लोगों के हाथ में पैसे को कंट्रोल किया जाए। इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल होगी तो इकोनॉमी में डिमांड कंट्रोल होगा, और डिमांड वापस से अपने आप के जो प्लांट एक्सपेंडिचर है वो वापस से एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे आ जाएगा, जितना आपके इक्विलिब्रियम लेवल के लिए जरूरी है। ठीक है, ये हमने जनरल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जनरल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था। हमने इकोनॉमी वाइज कोई बात नहीं करी थी, हमने जनरल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम की बात करी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आज वाला ये पॉइंट लेकर के आपका एक्सेस डिमांड का टॉपिक होता है खत्म, ये वेज प्राइस स्पाइरल के साथ में। ठीक है, और जो दूसरा कंसीक्वेंसेस लॉस ऑफ प्रॉफिट पढ़ाया। ठीक है, और बाकी जो दो और कंसीक्वेंसेस है वो आपको पता है कि भाई जीडीपी स्टैग्नेंट हो जाएगी। हाँ, इस पे भी कल बात हो गई थी कि सर क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है, बच्चे कह रहे थे कि सर जीडीपी क्या ये मैक्सिमम अटेनेबल लिमिट होगी? ठीक है, कल लास्ट में इस पर बात हो रही थी, मैंने बोला जी बिल्कुल ये मैक्सिमम अटेनेबल लिमिट होगी, लेकिन उसमें भी मैंने फिर बोला था कि बेटा ये रियल जीडीपी आपकी स्टैग्नेंट हो जाएगी, नॉमिनल जीडीपी चेंज हो सकती है, बिकॉज अगर प्राइसेस चेंज होंगे तो नॉमिनल जीडीपी चेंज हो सकती है। ये बात हमने ऑलरेडी कर ली थी कल। तो यहाँ पे अपना एक्सेस डिमांड का जो भी डिस्कशन था वो डिस्कशन फाइनलाइज होता है। अब हम लोग बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं डेफिसिट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड पे। ठीक है, किसी किताब में आपको डेफिसिट डिमांड लिखा हुआ मिल सकता है, किसी किताब में आपको डेफिशिएंट डिमांड लिखा हुआ मिल सकता है। दोनों का मतलब यही होता है कि कम है, चीजें कम हैं। आई आई तो अब हम लोग देखते हैं डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, और डेफिशिएंट डिमांड के साथ भी सारे वैसे ही फैक्टर्स कि क्या रीजंस हैं, क्या कंसीक्वेंसेस हैं, और व्हाट इज द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में क्या एडजस्टमेंट्स होंगे जिससे हम लोग डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज जस्ट अपोजिट टू द एक्सेस डिमांड। तो सारी चीजें जो भी डिस्कशन होंगी वो सीधे अपोजिट हो जाएंगी, लेकिन हाँ क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है तो वी विल डिस्कस इट थॉरली, हम लोग इसको थॉरली डिस्कस करते हैं। हेलो वालेकुम भाई, क्लास ले रहे हैं हम, करते हैं थोड़ी देर में फोन। ठीक, कह रहे क्लास ले रहे हैं हम, थोड़ी देर में करते हैं फोन। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर आप आधे घंटे या आधे घंटे बाद कॉल करते हैं, फिर बात हम करते हैं आज 8:15 तक करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। आप अगर डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बेटा, तो हम आपको कुछ चीजें एकदम साफ साफ कह दें
कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि दिस डायग्राम वी विल डायरेक्टली मेक यू इन योर बोर्ड पेपर, तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली बोर्ड के पेपर में। ठीक है, और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, मी एज अ टीचर, जितने बच्चे भी अभी कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, मी एज अ टीचर मैं आपको सिर्फ चीजें बता सकता हूँ। ठीक है, और ये भी बताऊं कि जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है, तो जब मेरे टीचर मुझे ये बात बताते थे तो मुझे भी ये बात लगती थी कि यार ये क्या ये डायग्राम है। ठीक है, एक बार जब यहाँ बना लिया है, ठीक, तो मैं पेपर में बना ही लूंगा, बन जाएगा मेरा पेपर में। ठीक है, लेकिन जब मेरा क्लास 12th का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, रेगुलर स्कूल से थे, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन हुआ, तब मुझको समझ में आया कि भाई जितनी चीजें मैंने पढ़ी हुई मैंने बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, सितंबर में पेपर हुआ था मेरा भी, मैंने पेपर जब दिया था सितंबर में, मैंने चीजें बहुत पढ़ी हुई थी। ठीक है, ऑलमोस्ट समझिए तो अकाउंट्स जैसे आपका अभी चल रहा है ना कि अकाउंट्स कंपनी लगभग खत्म है, ठीक है, तो यही पोजीशन मेरा भी था, कंपनी लगभग खत्म था, बैलेंस शीट्स के वगैरह में मैं सब जान रहा था अकाउंट्स के अंदर। और इकोनॉमिक्स में भी मेरा ऑलमोस्ट पोर्शन ये जो था मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, नहीं सॉरी उस टाइम मेरा माइक्रो खत्म था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन मेरा खत्म था, मेरे टाइम में माइक्रो था, माइक्रो मैक्रो पढ़ना होता था 12th में। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में झंडू बाम वाला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें कि आपको वो डिमांड सप्लाई आपको इक्वेट कराना होता है, भाई वो इतना इजी चैप्टर होने के बावजूद मेरे से एग्जाम में उसका डायग्राम नहीं बना। ठीक है, जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वेट करा करके इक्विलिब्रियम, मार्केट का इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी निकालना होता है, डिमांड बढ़ा तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ा तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा बढ़ा, सप्लाई ज्यादा बढ़ा, मोस्ट प्रोबेबली आपको याद आ गया होगा चैप्टर। ठीक है, तो मेरे से वो डायग्राम नहीं बना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये डायग्राम तो मैं क्लास में भी पढ़ा, मैंने ट्यूशन में भी पढ़ा मैंने, ठीक है, और तब भी मेरा मेरा नहीं बना स्कूल के एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद मैंने डायग्राम का प्रैक्टिस शुरू किया, ठीक, और तब मेरे मार्क्स आए। अगर डायग्राम का प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, और आपको तो डायग्राम कम हो गया है, ठीक है, यू आर लकी एनफ कि आपको माइक्रो का डायग्राम नहीं बनाना है बिकॉज आपका इंडियन इकोनॉमी। अब लकी है कि अनलकी है ये नहीं पता है, लेकिन हाँ डायग्राम्स कम है, लेकिन जितने हैं उतनी की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। हमारे टाइम में आपसे ज्यादा डायग्राम था बिकॉज कॉस्ट का चैप्टर, प्रोडक्शन का चैप्टर, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम का चैप्टर, सारा चैप्टर हम लोगों का 12th में था, तो हमें ज्यादा डायग्राम्स थे। आपको तो सिर्फ मैक्रो के कुछ एक डायग्राम्स है, एक इस चैप्टर में डायग्राम है और कहाँ ही डायग्राम है, और तो किसी चैप्टर में डायग्राम है नहीं, एक फॉरेन एक्सचेंज में थोड़ा सा डायग्राम। तो आप प्रैक्टिस जरूर करें बेटा डायग्राम की, ठीक है, और डायग्राम अगर आपकी इकोनॉमिक्स की कॉपी में नहीं है तो आप अच्छा इंप्रेशन बोर्ड में नहीं डाल पाएंगे, इसको भी आप गौर करके चलें। ठीक है, तो हमने बोला कि ये एक्चुअल एडी था, ये हमारा जो एडी चाहिए था इक्विलिब्रियम के लिए वो एडी था, और ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर हम लोगों का था। तो जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर अपना था वो किसी रीजन से हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो कि इक्विलिब्रियम लेवल पे चाहिए उससे क्या हो गया, कम हो गया। ये इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ आप शो कर रहे हैं एडी एंड एस कर्व। बहुत इजी है, आप लोग पकड़ लिए होंगे अब तक कि भाई हमारे पास में इस पूरे यूनिट में 2 ही 3 प्रकार का कर्व है जो जगह जगह यूज होता है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को पकड़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका प्रैक्टिस कीजिए और आपका डायग्राम क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई इक्विलिब्रियम लेवल के लिए जितना एग्रीगेट डिमांड चाहिए, एक्चुअल प्लांट एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में उस लेवल से जब कम हो जाए, और तब इस सिचुएशन को हम लोग डिफिशिएंट डिमांड कहते हैं। ठीक है, मतलब डिमांड उतना नहीं है जितना फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पर इकोनॉमी को चाहिए, उससे कम इकोनॉमी के अंदर डिमांड हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा, तो देखते हैं। इसी सिचुएशन को सबसे पहले तो डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन कहते हैं। बोलता है डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। ठीक है, और ये जो गैप हो गया आपके एग्रीगेट डिमांड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड प्लांट एक्सपेंडिचर के अंदर, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप। जब एक्सेस डिमांड होता है इन्फ्लेशनरी गैप, और जब डेफिशिएंट डिमांड होता है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन 2 शब्द है।
ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दो शब्द है। इन्फ्लेशन मतलब कीमतों का बढ़ना, प्राइस लेवल इंक्रीज होना, और डिफ्लेशन मतलब कीमतों का घटना, प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज होना। ठीक है, आइए, तो डिफ्लेशनरी गैप इकोनॉमी में क्रिएट होगा, डिमांड इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई के लेवल से कम हो जाएगी, प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, आउटपुट स्टैक हो जाएगा, आउटपुट स्टैग्नेंट हो जाएगा, कुछ चीजें बिकेंगी नहीं। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक्सपेंडिचर लेवल डाउन हो गया है और ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी प्रोड्यूसर्स के पास, और धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स अपना आउटपुट क्या करने लगेंगे? कम करने लगेंगे। तो भाई इफेक्ट देखें, अगर इफेक्ट की बात हम करें कि भाई कहां कहां ये क्या क्या इफेक्ट देगा, तो भाई सबसे पहले आउटपुट पे क्या इफेक्ट आएगा? तो बोलता है सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड नहीं होने की वजह से हमारा इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ने लगेगा, और ये हमारे बिजनेस फर्म्स को इसलिए फोर्स करेगा कि वो अपना प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या करें? घटाएं। एज अ रिजल्ट आपका प्लान्ड आउटपुट जो है वो इकोनॉमी में फॉल करेगा। तो आउटपुट पे इफेक्ट अगर कोई पूछे, डिफिशिएंट डिमांड का आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा, तो ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा आउटपुट को भी, एम्प्लॉयमेंट को भी, और प्राइस लेवल को भी। ठीक है, ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा आउटपुट को भी, एम्प्लॉयमेंट को भी, प्राइस लेवल को भी। आउटपुट ओवर स्टॉकिंग की वजह से आउटपुट को घटाना पड़ेगा, और अगर आउटपुट घटता है हमारे इकोनॉमी में तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज घटेंगी, और प्रोडक्शन एक्टिविटीज घटेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन घटेगा। ठीक है, बोलता है डिफिशिएंट डिमांड कॉजेज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जी बिल्कुल, इसने शब्द यूज किया कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा। Involuntary unemployment is a situation where a person who is willing and able to work at the existing wage rate is not getting jobs. ठीक है, and why that person is not getting job in the economy? That person is not getting job in the economy because the producers are not interested in the production, and then they don't want the service of the employees. ठीक है, and that's why there is a decrease in the employment. तो भैया आउटपुट घटा, एम्प्लॉयमेंट घटा। अब बोलता है प्राइस लेवल। तो भाई प्राइस लेवल का क्या होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, जब हमारे पास में डिमांड ही नहीं है और सप्लाई ज्यादा है हमारे पास में, जो कि धीरे धीरे कम हो रही है, तो जनरल प्राइस लेवल भी मार्केट में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। तो आप बोलेंगे सर डिफ्लेशन का सिचुएशन तो बढ़िया है ना, ठीक है, प्राइस लेवल घट रहा है तो इट्स अ गुड थिंग। तो सामने से अगर आप देखें, सुपरफिशियली अगर देखें, तो आपको तो पहले लगेगा कि इट इज एन इंजॉयबल सिचुएशन, कि भाई जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में घट रहा है, चीजें सस्ती मिलेंगी। ठीक है, लेकिन आप इसका दूसरा पहलू भी देखें। आप मेरे से ये क्वेश्चन कर सकते थे, इसलिए मैंने पहले इस क्वेश्चन को आपको आपके सामने रखा। मैंने बोला कि सर आप ये तो बता दीजिए कि भाई जनरल प्राइस लेवल घट रहा है तो इट्स अ गुड थिंग, वी आर गेटिंग द कमोडिटीज, वी आर गेटिंग द गुड्स, जनरली एवरी गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल एट अ प्राइस विच इज लोअर, विच इज लोअर। तो सही है भाई, कंजम्पशन अपने को कम करना पड़ेगा, पैसा कम खर्च होगा। हमने बोला भाई जिस लेवल से प्राइस लेवल घट रहा है उस लेवल से आपका इनकम भी तो घट रहा है, बिकॉज इनकम पे प्रभाव हुआ है, तभी तो इनकम पे भी तो प्रभाव हो रहा है ना डेफिशिएंट डिमांड का। डिमांड घट रही है, एक्सेस डिमांड, डिमांड इकोनॉमी के प्लांट लेवल से घट रही है, तो भाई पैसा भी तो लोगों के हाथ में घट रहा है ना। ठीक है, तो इसी वजह से डिफ्लेशनरी गैप या डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज नॉट अ गुड थिंग। ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि प्राइस लेवल घट रहा है तो बहुत बढ़िया चीज है। टेक अप द एग्जांपल ऑफ इंडिया। इंडिया का ही एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, अगर इंडिया में डिफ्लेशन है, इंडिया में अगर एक डिमांड घट रही है चीजों की, तो भाई उसके साथ में सारा का सारा इकोनॉमिक टर्मोइल भी तो देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट घट रहा है, लोगों की इनकम घट रही है, आउटपुट जनरेशन घट रहा है, मार्केट का डिमांड घट रहा है। ठीक है, मार्केट में जो आपका इन्वेस्टमेंट सेक्टर है उस सेक्टर का मार्केट के प्रति जो रवैया है, जो रुख है, वो भी धीरे धीरे नेगेटिव होता चला जा रहा है। तो डिफ्लेशन इज नॉट अ गुड थिंग, डिफ्लेशन एक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, लास्टली ये जीडीपी को जाकर के हिट मारेगा।
ठीक है, और इतना गंदा हिट मारेगा कि फिर आपको उससे रिवाइव बैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जो अभी हम लोगों का करंट सिचुएशन है इंडिया का, ठीक है, इंडिया का करंट सिचुएशन क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट कितना? जीडीपी ग्रोथ रेट न्यूज देखा है किसी ने? बताइए कितना है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट? निगेटिव निगेटिव 24%, निगेटिव 23.9% टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, निगेटिव 23.9%। मतलब जीडीपी पिछले फिस्कल से, पिछले फाइनेंशियल ईयर से 24% गिर गई है। मान लो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर 100 रुपए की जीडीपी थी हमारी, तो वो घट करके 76 रुपए की हो गई है। तो ये सिचुएशन भी तो अपने लिए, डिफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन भी अपने लिए ठीक नहीं है। ये इकोनॉमी के, जो इकोनॉमी के पिलर्स होते हैं उन पिलर्स को हिलाता है। ठीक है, तो ये आपका डेफिशिएंट डिमांड का क्या है, असर है किस चीज के ऊपर? इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल के ऊपर। अब बात आती है सर कि व्हाट आर द रीजंस, क्या रीजंस हैं या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा डेफिशिएंट डिमांड इकोनॉमी में होता है? तो भाई क्या रीजंस हो सकते हैं? ऑब्वियसली जो वो सारे रीजंस जो आपके एग्रीगेट डिमांड को घटा दें, वही डेफिशिएंट डिमांड का रीजन हो सकते हैं। बिकॉज एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल लेवल से घट गई है, तभी डिफिशियंसी का सिचुएशन आया है। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहला तो बोलता है एक्सेस डिमांड में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ता था, डेफिशिएंट डिमांड में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घट गया होगा। लोग कंजम्पशन की तरफ, लोगों का रवैया कम हो गया है, या यू कैन से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इकोनॉमी में बढ़ गया है। ठीक है, लोग कंजम्पशन की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसा है कि लोग सेविंग्स की तरफ ज्यादा जाना चाह रहे हैं। ये पहला रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घट गया। दूसरा बोलता है इंक्रीज इन टैक्सेस, हो सकता है सरकार ने टैक्सेस बढ़ाए होंगे जिसकी वजह से लोगों का डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया होगा, लोग मार्केट में डिमांड लोगों ने क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। ये दूसरा रीजन हो सकता है। तीसरा, गवर्नमेंट की तरफ से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घट गया हो। ठीक है, कुछ रीजन होगा जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अगर अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटा लिया तो तब भी आपका एग्रीगेट डिमांड श्रिंक कर सकता है। ठीक है, अगली बात क्या हो सकती है? तो अगली बात ये हो सकती है भाई कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल कर गया होगा, मार्केट लक्रेटिव नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़िया नहीं होंगे और लोग पैसा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, इंटरेस्ट रेट फॉल कर गया होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, लोगों का जो नोशनल रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन है लोगों का, वो कम हो गया होगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में कम हो गया होगा, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। बोलता है एक्सपोर्ट गिर गया होगा और इंपोर्ट बढ़ गया होगा। मतलब टोटल इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द एक्सेस डिमांड के रीजंस। एक्सेस डिमांड के जो रीजंस थे उनको सीधे पलट दीजिए, दे ऑल विल बिकम द रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड, वो डेफिशिएंट डिमांड के रीजंस हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट का घट जाना तो भैया सामान कम बन रहा होगा, इंपोर्ट का बढ़ जाना मतलब हम बाहर से ज्यादा सामान मंगा ले रहे हैं, तो अपने देश में एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, तो अपनी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, ये डेफिशिएंट डिमांड की तरफ पॉइंट आउट करता है। अब बात आती है भाई कि what are the economic adjustments and the monetary and fiscal policies to be taken by the government in order to increase that thing। इस चीज को ठीक करने के लिए क्या मॉनेटरी मेजर्स, क्या फिस्कल मेजर्स हो जो आपका डिफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन इकोनॉमी में ठीक किया जाए। what are the monetary adjustments, fiscal adjustments that can be taken by the government to curb the situation of deficient demand। तो बस वही बातें हैं, एक एक करके बात देखते हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा।
गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा. दैट कैन बी आइदर इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट कैन बी आइदर वेलफेयर, दैट कैन बी आइदर एडमिनिस्ट्रेशन, दैट कैन बी आइदर एनीथिंग विच कैन इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कर दे, बढ़ा दे. फर्स्ट थिंग. Second thing, government should go on and reduce the taxes over the people, ठीक है, and over the economy. That will increase the disposable income in the hands of the people, and for that, and then there may be increase in the aggregate demand. Aggregate demand बढ़ सकता है. दो बातें. तीसरी बात, तो हर वो मेजर, हर वो फाइनेंशियल और मॉनेटरी मेजर्स जिससे मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट हम इकोनॉमी में बढ़ाएं, लोगों के पॉकेट में, इकोनॉमी के पॉकेट में, इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, इनकम साइकिल में पैसा झोंकें, डालें, पैसा डालें, ठीक है, जिससे लोगों का प्रोपेंसिटी इंक्रीज करे, लोगों का कंजम्पशन इंक्रीज करे. हर वो मॉनेटरी और फिस्कल मेजर्स, ठीक है. तो इसमें अगर हम बात करें कि वो कौन से मॉनेटरी और फिस्कल मेजर्स हो सकते हैं, देखते हैं. इस पे भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है. तो बोलता है कि हम लोग सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेजर्स देख लेते हैं. तो बोलता है कि हर वो रेट्स जिसके एडजस्टमेंट से पैसा इकोनॉमी में बढ़े, हर वो रेट जिसके एडजस्टमेंट से पैसा इकोनॉमी में बढ़े, मतलब बैंक रेट को घटा दीजिए, रेपो रेट को घटा दीजिए, रिवर्स रेपो रेट को घटा दीजिए, बैंक रेट को घटाइए, बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन आरबीआई सस्ता दे, बैंक के पास सस्ता. अच्छा, अरे वाह, इंडिया में बहुत अच्छा काम हो गया, मुझे अभी पता चला. मैंने देखा ही नहीं था उस टाइम से. कुछ तो बढ़िया हुआ. पबजी बैन हो गया बेटा. क्या बढ़िया हुआ, ये तो इतनी बढ़िया बात है कि मतलब मत ही पूछो. आपको दुख है? अच्छा, आपको दुख नहीं है, फिर ठीक. आप पबजी खेला करते थे? खेला तो जरूर करते रहे होंगे. हाँ, लेकिन मतलब पागलों की तरह नहीं, नॉर्मल. हाँ, फ्री टाइम मतलब इंटरटेनमेंट के लिए आप खेल लीजिए, वो ठीक है. आप उसी को लाइफ बना लीजिए, तब दिक्कत है. इंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक ही था यार, क्या दिक्कत था. जिसको जितना अपना टाइम फ्री मिल रहा है वो उसमें तो खेल ही सकता है, लेकिन हाँ, जब सब काम छोड़ छाड़ के अगर लोग खेलने लगे तो फिर दिक्कत है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं, या 1 मिनट रुक जाएं, बाकी लोगों को ऐड हो जाने दें थोड़ा सा. चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि डिफ्लेशनरी गैप या डेफिसिएंट डिमांड को एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे. तो हमने बोला कि रेट्स को देखते हैं. सबसे पहले हम बात कर रहे थे बैंक रेट के ऊपर. बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई कर्ज देती है लॉन्ग टर्म के लिए.
आरबीआई बोलती है गवर्नमेंट का ऑर्डर हो या ऐसा एडजस्टमेंट हो कि बैंक रेट अगर सस्ता कर दिया जाए तो बैंकों को कर्ज सस्ता मिलेगा, बैंक आगे कर्ज सस्ता बांटेंगे तो इकोनॉमी में पैसा आएगा, और इकोनॉमी में पैसा आएगा तो ये गिरा हुआ डिमांड उठ सकता है। तो बैंक रेट को घटा दिया जाए, रेपो रेट को घटा दिया जाए। रेपो रेट कौन सा रेट होता है? ये वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पैसा देती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस करती है। तो अगर ये बैंक रेपो रेट को घटा दिया जाएगा तो बैंकों को शॉर्ट टर्म फंड सस्ते मिलेंगे, और जब बैंकों को शॉर्ट टर्म फंड सस्ते मिलेंगे तो इससे ये फायदा बैंकों को हो जाएगा कि वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सस्ते दाम पे कर पाएगा, तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ पाएगा इकोनॉमी में। रिवर्स रेपो रेट को भी घटा दिया जाए। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से कर्जा लेती है, ठीक है। तो ऐसे अगर आरबीआई इन रेटों को घटा देगी बैंक से कर्ज लेने के रेट को, तो बैंकों को लगेगा कि यार आरबीआई को कर्ज देना मुनाफे का काम नहीं है, मुनाफे का सौदा नहीं है, तो वो आरबीआई को कम कर्ज देके पब्लिक को ज्यादा कर्ज देगी, तो पब्लिक मार्केट में इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आएगा। बैंक रेट को घटा देना, रेपो रेट को घटा देना, रिवर्स रेपो को घटा देना। इसके बाद बात आती है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो की। कैश रिजर्व रेशियो वो परसेंटेज होता है जो कि कॉमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है, ठीक है। अगर सीआरआर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम कर दे तो बैंकों को कम पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा रखना पड़ेगा, तो बैंकों को ज्यादा पैसा उनके हाथ में मिलेगा कर्ज देने के लिए, बैंक ज्यादा कर्ज बांटेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा। अगला रेट है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो परसेंटेज रेट है जितना बैंकों को अपने डिपॉजिट्स का अपने पास सुरक्षित रखना पड़ता है, उससे वो किसी को कर्ज नहीं दे सकती है, ठीक है। तो अगर इस रेट को भी कम कर दिया जाएगा तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा कर्ज देने के लिए, फिर वही सेम बात होगी, मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो हमने रेट्स की बात करी, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके बाद आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में इस बार सिक्योरिटीज सेल नहीं करेगी, बल्कि सरकार इंस्ट्रक्शन देगी, आरबीआई इंस्ट्रक्शन देगा कि सिक्योरिटीज खरीदो। कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पहले ली हुई थी, सरकार उनसे सिक्योरिटी खरीद लेगी वापस और उनका पैसा उनको दे देगी। सरकार बैंकों के माध्यम से उन लोगों को बोलेगी कि वो लोग, जो लोग अभी ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स अपने पास रखे हुए हैं, आप आइए और इन ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड को बेच दीजिए। सरकार लेने को राजी है, सरकार इनको वापस से खरीद के आपको पैसा देने को राजी है, ठीक है। तो जब परचेज ऑफ सिक्योरिटी सरकार करना शुरू करेगी, लोग अपनी अपनी सिक्योरिटीज लेके आएंगे, बैंक के काउंटर पे रखेंगे और पैसा लेके जाएंगे ब्याज के साथ, ठीक है। तो इससे लोगों के हाथ में, पब्लिक के हाथ में, इकोनॉमी के हाथ में पैसा बढ़ेगा और पैसा बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा। तो ये तो हो गए आपके क्या, ये हो गए आपके क्वालिटेटिव मेजर्स, सॉरी ये हो गए आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब यहाँ पे कुछ रेट चेंज हो रहा है, वैल्यूज चेंज हो रही है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स की। तो क्वालिटेटिव मेजर्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या समझाया था मैंने कल आपको कि भाई जब आप कोलैटरल जमा कराते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक जितने रुपए का कोलैटरल की आपकी वैल्यू होती है उससे कम का आपको लोन देती है। मान लिया कि आपने 1 लाख रुपए के वैल्यू का कोई एसेट गिरवी रखा, तो बैंक आपको 98,000 या 95,000 या 96,000 ही लोन देगी। तो आरबीआई का इंस्ट्रक्शन होता है कि भाई अगर मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है तो आप ऐसा कीजिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोन दीजिए। अगर सामने वाला 1 लाख रुपए का एसेट प्लेज करके जाता है, 1 लाख का एसेट गिरवी रख के जाता है, तो कोशिश करके उस आप जितना से जितना ज्यादा उस पे लोन सैंक्शन कर सकते हैं उतना से ज्यादा उतना लोन सैंक्शन कीजिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दीजिए। सेकेंड, मोरल परसुएशन।
आरबीआई बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स को पॉलिसीज निकाल के देती है, सर्कुलर्स देती है, उनको समझाती है कि भाई अभी इकोनॉमी में लोन की जरूरत है, ठीक है, लोन बांटिए, लोगों को लोन दीजिए, ठीक है, रिलैक्स्ड गाइडलाइंस इशू करती है कि रिलैक्स कर दीजिए, लोन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए, प्रोसीजरल डिलेज रोक दीजिए, पेपर डिलेज रोक दीजिए, पेपर रिक्वायरमेंट्स कम कर दीजिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है बस उसी को रखिए और लोन दीजिए, ठीक है, जिससे कि इकोनॉमी में पैसा क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। एंड एट लास्ट सबसे होता है हमारा क्या, तो होता है हमारे पास में सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सरकार सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी को क्या कर देती है, हल्का कर देती है। सरकार सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी को रिलीज कर देती है, जिससे कि बैंकों के रीच जो है, लोन देने का रीच क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बैंक ज्यादा सेक्टर्स तक पहुंच के क्रेडिट अवेलेबल करा पाते हैं। कहने का मतलब कि जब भी डेफिसिएंट डिमांड होगा, जो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट होगा, उस इकोनॉमिक एडजस्टमेंट में पैसा ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में पहुंचाया जाएगा, और जब एक्सेस डिमांड होगा तो पैसा इकोनॉमी से ज्यादा हटाया जाएगा, ठीक है, और तब इस तरीके से इकोनॉमिक बैलेंस को लाके, इकोनॉमिक एडजस्टमेंट करके हम एक्सेस और डेफिसिट डिमांड के सिचुएशन से क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं और इक्विलिब्रियम पे आ सकते हैं। These are the adjustments which you have to study, and these are the adjustments from where you will certainly get questions in your board। ठीक है, आपके बोर्ड में certainly questions होंगे, ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस होंगे ये कल की क्लास में डिस्कस करके इस यूनिट को हम वाइप ऑफ करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, इसको डिस्कस करके और इसके आंसर्स को फ्रेम करने का एक तरीका बता के विल वाइप आउट द चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर को वाइप आउट कर देंगे। आप अगर चाहें तो अब इस यूनिट को पूरा बैठ के, पूरा यूनिट, ठीक है, फ्रॉम दैट चैप्टर, स्टार्टिंग चैप्टर ऑफ एग्रीगेट डिमांड टू द एंड, आप सारी चीजें मल्टीप्लायर वर्किंग तर्किंग, ठीक है, आप सारी चीजें पढ़ जाओ। अब आप पढ़ सकते हो, आपको सब समझ में आएगा। एंड फॉर एनी डाउट यू आर मोस्ट वेलकम, आप मोस्ट वेलकम है, आप अपना डाउट पूछिए। कल मैं क्वेश्चंस डिस्कस करके चैप्टर को वाइप आउट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। और जो इसके बचे हुए सीरीज हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं लेकिन मैं डाल नहीं पाया हूं, ठीक है, वो अभी, या तो मैं अभी नहीं तो कल सुबह डाल के खत्म कर दूंगा, ठीक है। और आप अगर जाएंगे यूट्यूब पे, स्पेशली प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे लेक्चर्स विथ हेडिंग्स मिल जाएंगे कि कहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया है। आप थोड़ा सा उस पे जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मोस्ट ऑफ द थिंग वहां पे है, ठीक है। तो और ये जो कल की रिकॉर्डिंग हुई है, जो आज की रिकॉर्डिंग है, इन दोनों रिकॉर्डिंग को एक साथ अटैच करके एक ही वीडियो बना करके, जिसमें एक्सेस डिमांड और डेफिसिएंट डिमांड दोनों एक साथ आ जाए, मैं ये दोनों क्लब करके आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज ये अपलोड हो जाएगी रात तक, नहीं तो कल तो निश्चित ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और सुबह वाली जो कंपनीज की थ्योरी है, जिसमें मैंने आज 1% कंपनी और सारे सेक्शंस लिखे हैं और बताए हैं, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि अभी अपलोड हो जाए, ठीक है। ये दोनों चीज मैं अपलोड की कोशिश करता हूं कि अपलोड हो जाए। आप अपना इस चैप्टर को कलेक्ट कीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए मेरे साथ में, जहां दिक्कत परेशानी आती है उसको संभालिए, ठीक है। और मल्टीप्लायर वाला वो जो टॉपिक था जिसका न्यूमेरिकल था, वो अपलोड हो गया है, ठीक है, वो अपलोड हो गया है, हाँ हो गया है अपलोड, ठीक है, आप चेक कर लेंगे, वो अपलोड हो गया। तो और अगर अभी भी आपको किसी को न्यूमेरिकल में कोई कठिनाई है तो वो मेरे से पर्सनल विंडो में व्हाट्सएप पे बात करके इस चीज को पूछ सकता है या समझ सकता है, जिसको समझने में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कल भर का ये क्लास और चैप्टर ये हो जाएगा आपका फिनिश, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम दोबारा ये चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, दोबारा अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर चैप्टर पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन हाँ, फॉर द टाइम बिंग जो एक बार पढ़ चुका है उसके लिए चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए हम लोग इतना रख। सर वेज प्राइस स्पाइरल फिर से बता दीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए, वेज प्राइस स्पाइरल आप फिर से समझिए बेटा, हम आपको फिर से बता देते हैं। देखिए बाबू, कुछ नहीं है, सिंपल सा एक बात है, नॉर्मल तरीके से इसको समझिए। हमने बोला कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे हैं। एक मिनट, जब मैं पहले ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, बिकॉज ऑलरेडी
रिकॉर्डिंग में वो जा चुका है।